चलो मैं बता रही हूँ, समझना, ठीक है ना। इक्वलिटी क्या, हम लोग मीनिंग तो समझेंगे, जो याद करने वाला चीज रहेगा मैं तुम लोगों को याद कराऊंगी, जो समझने वाला चीज है मैं समझाऊंगी। जैसे इक्वलिटी का अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो इक्वलिटी मीन्स होता क्या है। इक्वलिटी मीन्स दैट ऑल मैन आर इक्वल एंड शुड बी एंटाइटल इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट। बोला जितना भी इंसान है, ऑल मैन, जितने भी इंसान है ना, जितने भी मेन है ना, वो इक्वल है। ऑल मेन आर इक्वल एंड शुड बी, और उनको क्या करना है, उनको उनको इक्वल और अपॉर्चुनिटी ट्रीटमेंट करना है। उनके साथ क्या करना है, उनको इक्वल और इक्वलिटी देना है, उनको अपॉर्चुनिटी देना है और इक्वल ट्रीटमेंट करना है। जितने भी मैन है ना, सबके साथ इक्वल रहना है और इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है और ट्रीटमेंट भी इक्वल करना है, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब है, इक्वलिटी मीन्स ऑल थिंग्स दैट आर इक्वल। बोले इक्वलिटी का मतलब होता है जितने भी चीज है ना, सब इक्वल है। when measured by the society standard, सोसाइटी में जितने भी चीज है ना, सभी इक्वल है, सभी इक्वल। इक्वलिटी का मतलब एवरी वन, everything is on the same level in ability, rank, quality, quantity and social standing। बोला कि सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान है ना, सब सेम लेवल के हैं। एबिलिटी के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, सोशल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, सब एक है। इक्वालिटी बोलता मैं सबको एक बराबर मानता हूँ, मेरे सामने कोई अमीर कोई गरीब कोई ये नहीं। इक्वालिटी थी क्या बोली, सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब इक्वल है, सेम लेवल, सब में एबिलिटी सेम, रैंक सेम, क्वालिटी सेम, क्वांटिटी सेम, सोशल स्टैंडर्ड सेम, है ना, सब सेम। फेयरनेस, फेयरनेस इज एन इनिशियल फीचर्स ऑफ क्वालिटी। बोला कि मैं सबके साथ, इसका एक फीचर्स क्या है कि ये सबके साथ फेयरनेस करेगा, सबके साथ, क्योंकि मेरे नजर में सब बराबर है। इक्वलिटी बोल रहा हूँ। The objective is for equality people to receive fair treatment regardless of their background and social status। बोले कि चाहे किसी का कोई भी सोशल स्टेटस हो, बोला कोई भी, है ना, जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर, चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो क्यों ना हो, चाहे कोई भी सोशल स्टेटस हो, लेकिन इक्वालिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट करना, ठीक है। गवर्नमेंट रिसीव और वन मेजर इक्वालिटी वर्क इन एवरी लाइफ। बोला गवर्नमेंट को भी सर्विस देना चाहिए ना, तो बिल्कुल ही इक्वालिटी के अकॉर्डिंग कि कैसे इक्वालिटी काम करेगा हर दिन, हर दिन जिंदगी में। बोले गवर्नमेंट कैसे, गवर्नमेंट को भी अगर सर्विस करना है ना, तो वो कैसे सर्विस को मेजर कर सकती है कि वो कैसे क्वालिटी दे, क्वालिटी कैसे काम करे हर दिन। वो कोई भी पॉलिसी लाए तो इस बेसिस पे लाए कि ये जो इक्वलिटी है, ये जो मतलब सर्विस है, ये सबों के लिए इक्वल हो, है ना, हर दिन हर लाइफ में हर काम में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अप्लाइंग फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा है कि गवर्नमेंट को भी सर्विस कैसे करना चाहिए, बिल्कुल इक्वलिटी। एवरीडे लाइफ में, हर दिन लाइफ में गवर्नमेंट को भी बिल्कुल इक्वलिटी सर्विस देना है। तो कैसे देना है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है। बोलो फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है ना, एक पर्सन तुम्हारा अमीर है, ठीक है, एक पर्सन अमीर है और एक पर्सन गरीब है। देखो मेरा बात समझना तुम लोग, ठीक है ना, एक है रिच और एक है पुअर, ठीक है, ये है गवर्नमेंट का ऑफिस, ठीक है ना। इक्वलिटी थ्योरी क्या बोल रही, बोले दोनों आदमी ने क्या किया, लाइसेंस के लिए अप्लाई किया कि मुझे चाहिए ड्राइवर, ड्राइवर का लाइसेंस। एक को दोनों चाहिए, दोनों, एक रिच एक पुअर है, तो पुअर हो सके अपना गाड़ी चलाएगा, दूसरा गाड़ी चलाने के लिए, है ना। और एक जो तुम्हारा रिच है वो अपना गाड़ी चलाने के लिए मांग रहा था, दोनों तो अमीर गरीबी दोनों का स्टेटस फर्क है ना। लेकिन ये गया गवर्नमेंट से मांगने के लिए, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या फर्ज बन रहा है कि किसी के साथ ना रिच के साथ डिस्क्रिमिनेशन, ना पुअर के साथ, इक्वलिटी ट्रीटमेंट करे, है ना। और दोनों को इक्वल ही दे, जिसका पहले हो रहा, जो पहले फॉर्म भरा है, जो पहले प्रोसेस पूरा किया, पहले उसको दे, उसके बाद जो पहले के उसको दे। यहाँ पे रिच एंड पुअर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करे, बल्कि एवरी वन इज गिवन द सेम रिटेन एंड व्हीकल्स ऑफ ऑपरेशनल टेस्ट। जो जो प्रोसेस गरीब आदमी को फॉलो करना पड़ रहा है लाइसेंस लेने के लिए, वही प्रोसेस अमीर आदमी को भी फॉलो करना पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। जो भी रिटेन प्रोसेस है, जो भी वगैरह होता है तुम्हारा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना होता है, तो जो पुअर को करना पड़ेगा प्रोसेस लाइसेंस लेने के लिए, वो रिच को भी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा।
इक्वलिटी बोल रही हो। तो अगर तुमसे कोई बोले कि व्हाट इज ये इक्वलिटी, तो तुम बोल देना इक्वलिटी मीन्स ऑल मैन आर इक्वल, मतलब सोसाइटी में जितने भी लोग इक्वल हैं उनको जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना। इक्वलिटी का मतलब है कि सोसाइटी में जितनी भी चीज है सब बराबर है, चाहे वो कोई भी स्टेटस से बिलोंग क्यों ना लगे, क्यों ना रखे, सबका लेवल सेम है, सब एक ही एबिलिटी से बिलोंग करते हैं, एक सबका रैंक, सबका क्वालिटी क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं इक्वलिटी की, अगर आप भी काम करें तो बिल्कुल इक्वलिटी के तौर पे ही काम करें हर दिन जिंदगी में, है ना। हर दिन लाइफ में अगर आप कोई भी काम करें तो इक्वलिटी को ही फॉलो करें। तो आप कैसे फॉलो करेगा, मान लो कि जब कोई पर्सन आपसे ये ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करे, तो आप वही प्रोसेस बोलिए फॉलो करने के लिए रिच आदमी को जो पुअर आदमी कर रहा है, मतलब जो है लॉ। तो पुअर तो कर रहा है कि वो पुअर है, तो तुम्ही को जो रिच है उसको भी करना पड़ेगा, ये नहीं पैसा वैसा दे के हम डिस्क्रिमिनेशन करें, नहीं, बल्कि इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको इक्वल वर्क देना पड़ेगा हर एक लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सबको याद नहीं करना है, लेकिन समझना है, क्योंकि तुम अब देख रही हो सीन आता है, ठीक है। लीगल डायमेंशन का मतलब क्या है, यहाँ पे बोला लीगल डायमेंशन का मतलब क्या, अच्छा लीगल डायमेंशन का मतलब मुझे इसको हाईलाइट करना था, हाईलाइट की नहीं, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से ये वाला रुक जाओ, देखो यहाँ पे मैं इसको दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, ये ना तुम्हारा सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, मतलब इसको लीगल इक्वलिटी भी बोलेंगे ऐसे करके, ये टैप है, ये क्या है, टैप है लीगल इक्वलिटी। अगर तुमसे पूछे कि क्या लीगल इक्वलिटी टैप है इक्वलिटी का, तो बिल्कुल। अब क्या है सुनो, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इक्वलिटी confirm that all citizens in the state are equal in the eye of the law। बोल रहा कि लीगल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इस बात को कंफर्म करता है कि जितने भी स्टेट में सिटीजन है, जितने भी सुनो, जितने भी सिटीजन है, कानून की नजर में सब बराबर है ना, लॉ की नजर में सब बराबर है। मान लो कि ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का दो आंख है, ये एक आंख है और ये आंख है, इसके नजर में सब सिटीजन बराबर है। अच्छा, सब सिटीजन में कौन आएगा, चाहे वो फॉरेनर क्यों ना हो, चाहे वो सिटीजन इंडिया का सिटीजन क्यों ना हो, क्योंकि यही सिटीजन जो है ना ये दोनों को देती है, ठीक है। तो ये बोला कानून की नजर में सब बराबर है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल इक्वलिटी कन्फर्म दैट ऑल सिटीजन इन द स्टेट के नजर में जितनी भी सिटीजन है ना सब क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। लॉ एंड जुडिशरी विल नॉट डिस्क्राइमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, बोला कि जो कानून है और जो जुडिशरी है वो वेल्थ के बेस पर या कलर के बेस पर या कास्ट के बेस पर या ग्रेड के बेस पर या सेक्स के बेस पर किसी भी तरह का डिस्क्राइमिनेशन नहीं करेगी। ये जो लीगल डायमेंशन है ना, ये बोलता है इक्वलिटी बी फॉर लॉ, मेरे लिए पहले कानून है ना, मेरे लिए सॉरी, मेरे लिए इक्वलिटी बी फॉर लॉ, है ना, इक्वलिटी पहले है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मैं इक्वल प्रोटेक्शन दूंगा, प्रोविजन ऑफ इक्वल लॉ, मैं इक्वल लॉ को प्रोवाइड करूंगा, लीगल डायमेंशन बोलता है। अब यहाँ पे कोई मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि कोई आया बाहर से घूमने के लिए, कोई फॉरनर आया घूमने के लिए, ठीक है, उसका कोई खून कर दिया, मर्डर कर दिया, तो तुम देखी होगी, भले काहे ने वो बाहर से ही आए, उसका अगर कोई मर्डर कर दिया इंडिया का लोग, तो इंडिया के लोग को पूरा सजा मिलेगा, क्योंकि लीगल कानून जो लीगल इक्वालिटी है ना वो सबों के लिए है, वो सिटीजन के लिए भी है और फॉरनर के लिए भी है। यहाँ पे क्या बोला, कानून की नजर में सब बराबर है, सब, है ना, इन द लॉ ऑफ द लॉ, है ना, क्या बोल रहा है, all citizens in the state are equal in the law of in the eyes of law, कानून की नजर में सब बराबर है, ठीक है ना। इक्वलिटी बी फॉर लॉ, इक्वलिटी बी फॉर लॉ है। सेट में क्वेश्चन आया था एक बार, तो क्वेश्चन ये वो मैं इसको सॉल्व कर बता रही, 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि कौन सा फंडामेंटल राइट, ये इक्वलिटी बी फॉर लॉ कौन सा लॉ है, ये आर्टिकल 14 है ना। तो क्वेश्चन आया था कि कौन सा, मतलब ये ऑप्शन में था, इक्वलिटी बी फॉर लॉ था और 3 ऑप्शन था, लिखा हुआ था कि इन द कि कौन सा लॉ जो है ना वो इक्वलिटी ऑफ द लॉ है ना, इक्वलिटी ऑफ द लॉ कौन सा है, तुमने देखना 2018 क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ द लॉ कौन है, तो ये इक्वलिटी बी फॉर लॉ, क्योंकि ये क्या बोल रहा कि मेरे नजर में, मेरे आंख के सामने, है ना, मेरे आंख के सामने में सब बराबर है। मान लो कि अगर कोई फॉरनर का भी खून हो रहा तो उसको भी जजमेंट दिया जाएगा,
क्यों? क्योंकि मेरे नज़र में सब बराबर है। अगर वो इंडिया में आके रह रहे, इंडिया का सिटीजन रहे जब तुम इंडिया में है ना, तो जितने भी सिटीजन है सब बराबर है। चाहे वो फॉरनर भी क्यों ना, उसका भी कोई मर्डर कर देगा तो उसका भी सजा मिलेगा, जो मारा अगर इंडिया तो। ठीक है, तो क्या बोला है कि लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, क्या बोला, इसका डिफिनेशन क्या निकला कि जितने भी सिटीजन है कानून की नजर में बराबर है। अगर तुम इसको शॉर्टकट में याद करना चाहोगी तो ऐसे याद कर लो कि लीगल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी क्या बोल रही है कि जितने भी सिटीजन है ना, जितने भी सिटीजन है ना, स्टेट के सामने या गवर्नमेंट के सामने इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल है। जितने भी सिटीजन है गवर्नमेंट के सामने इक्वल है। न लॉ न जुडिशरी, न लॉ एंड जुडिशरी के बेस पर डिस्क्राइमिनेट, मतलब ना लॉ करेगी डिस्क्राइमिनेशन, ना करेगी जुडिशरी। किसके बेस पे? बोली वेल्थ, कलर, कास्ट, ग्रेड एंड सेक्स के बेस पर न कानून करेगी डिस्क्राइमिनेशन, न जुडिशरी करेगी। ये दोनों में से कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं करेगी। ये इक्वल डायमेंशन बोल रहा है, ये सॉरी, ये लीगल इक्वलिटी बोल रहा है। लीगल इक्वलिटी बोल रहा है क्या? कानून की नजर में सब बराबर है। हम जो है ना, हम वेल्थ, कलर, कास्ट, ग्रेड एंड सेक्स के बेस पर डिस्क्राइमिनेशन नहीं करेंगे। आप इतना बात सुन लीजिए, मेरे लिए इक्वलिटी बिफोर लॉ है। बस यहाँ पे 3 चीज याद करना है। यहाँ पे क्या याद करना है, मैं एक बार तुम लोगों को रिवाइज कर दे रही हूँ। तुमको ये याद करना है कि जो इक्वल इक्वल जो लीगल इक्वलिटी है ना, वो क्या बोल रही है कि ऑल सिटीजन इक्वल है ना, ऑल सिटीजन इक्वल है स्टेट के नजर में। मेरे सामने वेल्थ, कलर, कास्ट और सेक्स के बेस पर कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा। मेरे लिए सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ है। मैं सबको प्रोटेक्शन दूंगा, मेरे लिए सब इक्वल है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि ये कौन बोला, क्योंकि कल मैं बता रही हूँ, कल कैसा क्वेश्चन आया था। कल क्वेश्चन आया था तुम्हारा स्प्रीट ऐसे करके लिखा हुआ था, स्प्रीट, रीजन, इरेशनल, ठीक है, और तुम्हारा आर्टिस्ट ऐसे करके लिखा हुआ था। ठीक है, अब बोला कि ये किसका जस्टिस है, कोटेशन दिया हुआ था। अब बीच में ये लिखा हुआ था 3-4, हम फोटो भेज देंगे, तुमको देखना है। बोले ये किसका जस्टिस, तो ये प्लेटो का जस्टिस। हम तुम लोग पढ़ाई भी थे कि रैशनल, आर्टिस्ट, स्प्री, आर्टिशियन ऐसे करके बांटा था, ये सब लिखा हुआ था, आर्टिशियन वगैरह ये सब लिखा हुआ था कि ये कौन जस्टिस को कौन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये, तो इससे मैं बोल रही हूँ, देखो अगर तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा इक्वलिटी बोलता है कि स्टेट के नजर में सारे सिटीजन इक्वल है, ठीक है ना, सारा सिटीजन इक्वल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ दिया जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा लीगल इक्वलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा ना तुम लोगों को? बोलो। उसके बाद बोला कि जो हाँ पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी क्या बोला, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी, पॉलिटिकल डायमेंशन इक्वलिटी बोल रहा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है कि ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट, स्टेट के जितने भी सिटीजन है ना, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, उनको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन उठेगा तुम्हारे माइंड में कि वो क्या है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, यहाँ पे लिखा हो गया सिटीजन शुड गिवन राइट ऑफ द सिटीजन द अफेयर ऑफ द स्टेट, स्टेट के हर हर मामले में पार्टिसिपेट होने का राइट दिया जाएगा सिटीजन को। तुमको यहाँ पे सिर्फ सीधा साधा याद करना है, अगर तुम पूरा बात याद करना कि जो पॉलिटिकल इक्वलिटी वो क्या बोलती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब है कि ऑल सिटीजन है ना, ऑल सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेट में जितने भी सिटीजन है सबको क्या दिया जाएगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट। ठीक है ना, इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाएगा। अब पॉलिटिकल राइट क्या क्या होते हैं, जैसे राइट टू वोट तुम्हारा पॉलिटिकल राइट है ना, इलेक्शन में कंटेस्टेड द इलेक्शन, इलेक्शन में खड़ा होना, होल्ड पब्लिक ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में कोई जैसे ओबीसी बनाना, तुम चल गई पब्लिक ऑफिस में या कोई ऑफिस में पब्लिक ऑफिस में काम कर रही है, सब क्या मेरा पॉलिटिकल राइट है भाई। राइट टू अपील, तुम कोई केस कर रही हो है ना, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, राइट राइट टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज भी तुम बना सकती हो, तुमको राइट है, तुम भी बना लो, कोई बात नहीं है। तुमको राइट, राइट टू पॉलिटिकल राइट तुमको दिया गया है। तो पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या बोल रही है कि जितने भी सिटीजन है ना स्टेट के, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाएगा। पॉलिटिकल इक्वलिटी तुम साफ साफ क्या बोल रही है कि जितने भी सिटीजन है ना, जितने भी, मान लो कि ये सिटीजन है, तो जितने भी सिटीजन है ना, उनको क्या दिया जाएगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट दिया जाएगा, इक्वल पॉलिटिकल, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिया जाएगा। अब पॉलिटिकल राइट्स में क्या क्या आएंगे भाई, राइट टू वोट, कंटेस्टेड इलेक्शन,
होल्ड पब्लिक ऑफिस, अपील, क्रिटिसिज्म द गवर्नमेंट, फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब है ना। तुम पॉलिटिकल पार्टीज बना रही है, तुमको पॉलिटिकल राइट है ना। तुम इलेक्शन में खड़ा हो रही है, तुमको पॉलिटिकल राइट्स है ना। मतलब ये सब जो है राइट टू वोट वगैरह सब पॉलिटिकल में आएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। डायमेंशन हटा दी तो सोशल इक्वलिटी भी तुम पढ़ सकती हो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, डायमेंशन का मतलब ही होता है टाइप। सोशल इक्वलिटी का मतलब है कि तुम्हारा देखो, रिलीजन्स के बेस पर, सेक्स के बेस पर, ग्रेड के बेस पर, कलर के बेस पर, कास्ट के बेस पर कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया जाएगा सोसाइटी में तुम्हारे साथ। क्यों? सोशल इक्वलिटी का फीचर्स क्या है कि तुमको स्पेशल absence ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। absence ऑफ स्पेशल प्रिविलेज का मतलब मैं बता रही हूँ, देखो मान लो कि ये तुम्हारा अनिल अंबानी है, ठीक है, और ये है पुअर लोग, तो वो अनिल अंबानी, तो इसको हम स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, ठीक है। हेलो, हाँ क्या हुआ सुषमा, तुम्हारा ये हो जा रहा, क्या लेफ्ट हो जा रहा, आरसी लेफ्ट हो गई क्या हुआ, तुम लोग का इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा, नहीं बारिश हो रही है। ओ तो तुम्हारा लेफ्ट दिखा रहा था अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, ठीक है देखो। हाँ यही का हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रहा है, वही बात है। देखो सोशल डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी का मतलब क्या है कि सोसाइटी में कास्ट, कलर एंड ग्रेड एंड सेक्स एंड रिलीजन के बेस पर आपके साथ कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रिविलेज अब्सेंस रहेगा। स्पेशल प्रिविलेज किसको मिलता है आदमी, मान लो कि तुम देखी होगी कि आधार कार्ड के लिए तुम्हारा फोटो हो रहा था, पिक फोटो लिया जा रहा था, ठीक है, तो आधार कार्ड में कितना लंबा लंबा लाइन लगना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइन लगेगा तो काहे आप पॉलिटिकल पार्टी से मान लो कि कोई पर्सन है बहुत अमीर सोसाइटी में, तो इसको भी घर के आदमी को आके लाइन लगना ही पड़ेगा। अगर हम इसको लाइन लगने नहीं देंगे कि नहीं आप अमीर है तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये स्पेशल प्रिविलेज हो गया। तो बोल रहा है कि सोशल इक्वलिटी है ना तब मिलेगा जब आप स्पेशल प्रिविलेज को ऑप्शंस रखिए, है ना। हम कहा है आप अमीर है, ठीक है ना, आप अमीर है, ठीक है ना, आप अमीर, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर चलो हम रिलीजन के बेस पे कर रहे हैं, तो बिकॉज तुम बुद्धिज्म हो, है ना, तुम जात के बुद्धिज्म हो, तो तुम ना पीछे आ जाओ, और हम लोग ना ऊंचा जात है तो हम लोग आगे रहेंगे, है। तो ये हो गया जात के भेद पे, है ना। नहीं, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि सब, चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करे, ठीक है, चाहे आप कोई भी फैमिली से बिलोंग करें, आप कोई रिच फैमिली से हो या कोई फैमिली से, आपको स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, है ना। आपको भी आके लाइन लगना ही पड़ेगा, लाइन लगकर ही आपको काम करना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ डिस्क्राइमिनेशन, अगर कहीं पे डिस्क्राइमिनेशन होगा तो सोशल इक्वलिटी उसको रोक लगाता, बोलता नहीं नहीं करना है। पब्लिक प्लेस पे एक्सेस सबको इक्वल दिया जाएगा, पब्लिक प्लेसेस पे जो एक्सेस है सबको, कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया जाएगा जेंडर के बेस पर। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्राइमिनेशन, जो भी डिस्क्राइमिनेशन किया जाएगा उसको प्रोटेक्ट का प्रोविजन दिया जाएगा, ठीक है ना। सो देखो हम लोग कौन कौन सा पढ़े, पहले क्या पढ़े, इक्वलिटी। पहले वाला का नाम बताओ, पहला वाला का नाम क्या था, पहला वाला का नाम क्या था, लीगल 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 इक्वलिटी। लीगल इक्वलिटी क्या बोल रहा है, लीगल इक्वलिटी बोला कि मेरे नजर में सब बराबर है, मेरे नजर में, हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद इसके बाद क्या था तुम्हारा बताओ, पॉलिटिकल, बोला कि मैं, मेरे नजर में सब बराबर, मैं सबको पॉलिटिकल राइट दूंगा, है ना। क्या बोला कि मैं सबको पॉलिटिकल राइट दूंगा। लेकिन सोशल इक्वलिटी क्या बोल रहा है, हाँ, हाँ राइट टू वोट। और सोशल इक्वलिटी क्या बोल रहा है कि कलर मैं रिलीजन, मैं कलर, मैं कास्ट के बेस पर कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं करूंगा। कीवर्ड याद कर लो खाली, ठीक है ना। सोशल इक्वलिटी क्या बोल रहा है कि मैं कलर, रिलीजन, सेक्स के बेस पर डिस्क्राइमिनेशन नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक डायमेंशन डज नॉट मीन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि, इसका मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। इकोनॉमिक इक्वलिटी मींस एवरी पर्सन शुड हैव इक्वल चांस टू अर्न हिज लाइवलीहुड। मतलब कि आपको जो इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है ना कि आपको अगर प्रोफेशन देना है, ठीक है ना, आपको जॉब देना है, ठीक है, तो आपको जॉब के साथ कोई भी डिस्क्राइमिनेशन नहीं किया जाएगा। मान लो कि मैं बोलूंगा कि ये मेरा जान पहचान का ये अमीर आदमी है, हम इसको जॉब दे दे रहे, तो ये तो हुआ ना दूसरे आदमी के साथ इकोनॉमिक इक्वलिटी, क्योंकि आप उसको नहीं दे रहे, इसको दे रहे हैं, क्योंकि आप इसको क्यों दे रहे, क्योंकि वो एक अमीर आदमी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इकोनॉमिक इक्वलिटी ये बोल रहा ना कि इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है एवरी पर्सन
शुड हैव इक्वल चांस, हर पर्सन को इक्वल चांस मिलना चाहिए अर्न करने का, है ना। जिंदगी गुजारने के लिए जो अर्न किया जाता है ना, जो पैसा कमाया जाता है ना, वो चांस सबको इक्वल मिलना चाहिए। और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो कि जैसे अब मान लो कि कोई प्रोफेसर का जॉब निकला, ठीक है, वैकेंसी निकली, और मैं उसमें ये लिख दूं कि ये वाला धर्म जो है, मान लो कि कोई होगा, कोई भी धर्म, आर धर्म, इसको फॉर्म नहीं भरना है। ये जो जात का लोग है, कोई पार्टिकुलर जात है, ये नहीं भरेगा। तो ये तो तुम इकोनॉमिक इक्वलिटी कर रही हो ना। तुमने प्रोफेसर का जॉब निकाला, तो प्रोफेसर का जॉब क्या मतलब, एक अर्निंग करने का तरीका है, अर्निंग करने का। तुमने क्या किया, तुमने इक्वल चांस नहीं दिया। क्या किया तुमने, तुमने बोला कि आर धर्म नहीं भरेगा और बी बी पी जात नहीं भरेगा, पी कास्ट नहीं भरेगा, आर धर्म नहीं भरेगा। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, नहीं भरेगा। तो यहाँ तो तुम इकोनॉमिक डिस्क्राइमिनेशन कर रही हो, जबकि हमको इकोनॉमिक इक्वलिटी देना है। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी हमको कैसे करना है कि जब फॉर्म निकलेगा प्रोफेसर का, तो मैं क्या भरूंगी, कोई भी फॉर्म भर सकता है, एनी वन कोई भी फॉर्म भर सकता है, चाहे जो भी धर्म का हो, जो भी रिलीजन का हो, जो भी हो, इंडियन सिटीजन कोई भी फॉर्म भर सकता है, यही लिखेंगे। तो जब आप सबको इक्वल चांस दे रहे ना अर्न करने का, यानी आप इकोनॉमिक इक्वलिटी दे रहे हैं। ये इक्वलिटी का इकोनॉमिक डायमेंशन है ना। इकोनॉमिक इक्वलिटी बोलती है कि एवरी इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी मींस एवरी पर्सन, हर पर्सन को इक्वल चांस मिलना चाहिए अर्न करने के लिए, है ना। मैन का जो फंडामेंटल नीड है ना, शुड बी फुलफिल्ड, इंसान का फंडामेंटल नीड फुलफिल होना चाहिए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी शुड बी फेयर, जो मनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो फेयर होना चाहिए। अब जैसे तुम देखी होगी, लक्ष्मी भंडार का पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी भंडार का पैसा गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर रही, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, ठीक है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि मैं ये धर्म को नहीं दूंगा और ये धर्म को मैं नहीं दूं, ये कास्ट को नहीं दूंगा और ये धर्म को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ एक पार्टिकुलर धर्म को ही दूंगा, ऐसा बोल दे, तो यहाँ पे तो आप इकोनॉमिक इक्वलिटी कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आप मनी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं कर रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या बोल रहा है कि आपको मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है बिल्कुल ही फेयर तरीके से। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या बोल रही है भाई, आपको देखो यहाँ पे इसका फीचर्स लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न लाइवलीहुड, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होगा अर्न करने के लिए, आपको इक्वल वेज देना पड़ेगा सेम जॉब के लिए, है ना। फुलफिल और बेसिक नीड, आपको बेसिक नीड पूरा करना होगा। जैसे मान लो कि बेसिक नीड का मतलब क्या, जैसे गवर्नमेंट अस्पताल हो गया, उसके बाद तुम देखी होगी मिड डे मील में खाना मिलता है, तो मैं बोल दूं मिड डे मील में कुछ लोगों को देना, कुछ लोगों को मत देना, तो ये तो तुम्हारा इकोनॉमिक ही एक तरीके का क्वालिटी हो गया। या फिर पैसा, जो जैसे तुम सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी होता है तो वहाँ पे 1000 की 2000 मिलता है, मुझे नहीं पता, बट मिलता है पैसा कुछ, ठीक है ना। तो तुम कुछ को दो और कुछ को बोल दो कि मैं नहीं दूंगा, तो ये तो आप बेसिक नीड के लिए देते हैं। जैसे अगर किसी का डिलीवरी हुआ ना गवर्नमेंट अस्पताल में, तो बेसिक नीड के लिए पैसा दिया जाता है, कि मतलब अपना बेसिक नीड मतलब क्या, जैसे माँ को खाने के लिए, तुम खाओ तो बच्चा का दूध होगा, तो इसके लिए पैसा देता है गवर्नमेंट अस्पताल में, ठीक है। तो अब मना कर दे कि देखो भाई कोई पार्टिकुलर धर्म आगा ना, कोई भी एक्स वाई जेड धर्म है, नाम लिख देगा, पी कोई धर्म है, बोलेगा इसको तुम मत देना, तो यहाँ तो इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगा, ये तो डिस्क्राइमिनेशन हो जाएगा, भी इकोनॉमिक डिस्क्राइमिनेशन तो नहीं। इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ इक्वलिटी क्या बोल रहा है कि आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे अर्न करने के लिए, है ना। और आप जब मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे। दो बात याद रखना। नेचुरल इक्वलिटी क्या बोलती है, नेचुरल इक्वलिटी बोलती है ना, नेचुरल इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इक्वल बाय नेचर। बोले जब इंसान, नेचुरल इक्वलिटी बोले जब इंसान पैदा हुआ है ना, ऑल ह्यूमन बीइंग सब इक्वल है, नेचर से ही इक्वल है, सब बराबर है। जब इंसान पैदा हुआ था ना, तो ऑल ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इक्वल बाय नेचर, वो नेचर ने ही उसको इक्वल बना के भेजा है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ही रियलिटी है, ठीक है, ये रियलिटी है। सच इक्वलिटी इज रेयरली ऑब्जर्व as the world is marked more by the difference than by the similarities. People vary significantly in intelligence, height, skin color, physical strength and mental disposition. बोले कि सुनो,
जितने भी ह्यूमन बीइंग है सब इक्वल क्रिएट किए गए नेचर के थ्रू, ठीक ना। रियलिटी में जो तुम्हारा इक्वलिटी इज रियल ऑब्जर्व किया गया है कि वर्ल्ड में बहुत कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट मिला है देखने को। तो किसमें मिला, जैसे स्किन कलर, हाइट में, इंटेलिजेंट में, इन सब से इंसान फर्क है। बोला क्या है फर्क है, कुछ कुछ देखा गया है फर्क। नेचुरल इक्वलिटी बोला कि इंसान पैदा हुआ है बराबर, ठीक है ना। नेचुरली इंसान सेम है, नेचुरली ऑल ह्यूमन बीइंग सेम है। कुछ कुछ चीज में फर्क देखा गया, जैसे कोई का तुम देखोगी हाइट ज्यादा है तो किसी का हाइट कम है, किसी का स्किन कलर व्हाइट है तो किसी का स्किन कलर ब्राउन है, किसी का डस्ट ये इस तरह का। फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई कोई बहुत स्ट्रांग होता है ना। कोई बहुत, जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ में कैसे तुम देखोगी, जैसे कोई बहुत बॉडी बिल्डर हो गया और कोई पतला सतला होगा, है ना। कोई मेंटल, हाँ, कोई मेंटल डिस्पोजिशन होगा। तो बोला इस सब में फर्क देखा गया है, ठीक है ना। बाकी नेचुरल डिफरेंस, नेचुरल इक्वलिटी ऑफ एडवोकेट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन इंसान इस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, बल्कि सब इंसान बराबर है। अच्छा तुम ये बात बताओ, कोई बच्चा खूब लंबा है और कोई बच्चा खूब छोटा है, तो क्या हम लोग उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते? नहीं, बल्कि रिजल्ट चाहे जो भी आए हम लोग तो इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। नेचुरल इक्वलिटी बोली कि ऑल ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल, हम लोग सब इंसान नेचर से ही इक्वल पैदा हुए हैं, है ना। रियलिटी में लेकिन तो हम लोगों को फिजिकली हम लोग थोड़ा थोड़ा फर्क है। कैसे? स्किन कलर को लेकर, कोई गोरा कोई काला, है ना, कोई मिडिल, कोई कोई लंबा, कोई का हार्ट कम, कोई इंटेलिजेंट, तो ये सब हम लोग में थोड़ा देखा गया है। लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता, इसका लेके हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बल्कि डिस्पाइट दिस नेचुरल डिफरेंस, ये नेचुरल डिफरेंस, नेचुरल इक्वलिटी एडवोकेट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, नेचुरल इक्वलिटी एडवोकेट कर रही है कि हम लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट करना है और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है फॉर एवरीवन। बोल रहा है नेचर इक्वलिटी, बोल रहा है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल बाय नेचर, जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो इक्वल ही पैदा हुए हैं और उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है ना। उनके साथ क्या करना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, उनको भी करना है, ठीक है। समझ में आ गया कि नेचर इक्वलिटी क्या बोल रही है। अच्छा यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट रहेंगे, यहाँ से याद करने वाला आएगा, उतना बार खाली एक बार हम लोग देख लिए, ठीक है ना। एक बार मैं तुम लोगों को बोले याद करवा, मतलब एक बार मैं ऐसी थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद मैं ये वाले स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। देखो पहले हम लोग क्या पढ़े, पहला वाला का नाम क्या था बताओ, लीगल इक्वलिटी। हाँ, लीगल इक्वलिटी क्या बोली, कानून की नजर में सब बराबर है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर उसके बाद क्या पढ़े, नाम बताओ, 2 नंबर में क्या पढ़े, 2 नंबर में पॉलिटिकल इक्वलिटी पढ़े थे। पॉलिटिकल इक्वालिटी, और 3 नंबर में थे, हाँ, सोशल इक्वालिटी। हाँ, पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या बोल रही है क्या, हाँ हाँ हाँ, अच्छा एक ही बार बता रहा हूँ, हाँ बताओ उसके बाद। पॉलिटिकल इक्वालिटी के, सोशल इक्वालिटी के बाद क्या, इकोनॉमिक इक्वालिटी, बिल्कुल इकोनॉमिक इक्वालिटी। उसके बाद बताओ, नेचुरल इक्वालिटी, हाँ। अच्छा आप देखते हैं लीगल इक्वालिटी क्या बोलती है, लीगल इक्वालिटी बोली कि मेरी नज़र में सब बराबर है, हम सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ देंगे। पॉलिटिकल इक्वलिटी बोली कि मैं जितने भी सिटीजन में सबको पॉलिटिकल राइट दूंगा। पॉलिटिकल राइट में क्या क्या आ गया भाई, पॉलिटिकल राइट में राइट टू वोट हो गया, अगर हमको इलेक्शन में ये खड़ा होना है तो मैं इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता हूँ, मुझे कोई अपील करना तो मैं अपील भी कर सकता हूँ, मुझे गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना मैं कर सकता हूँ। सोशल इक्वालिटी बोल रहा है कि सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि मैं कलर, कास्ट, रिलीजन्स के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या बोल रही है कि मैं अर्न करने का जो अपॉर्चुनिटी है मैं सबको इक्वली प्रोवाइड करूंगा, है ना। अगर मैं कोई वैकेंसी निकाल रहा तो मैं ऑल इंडियन सिटीजन के लिए निकालूंगा। नेचुरल इक्वलिटी क्या बोले कि ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल पैदा हुआ है, इसलिए उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। ये अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक आता है कॉन्सेप्ट, अच्छा मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखी, हाँ नहीं नहीं, हाँ ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी पढ़ लो, इसका कलर चेंज हो गई मैं गलती से इसका मुझे पता क्या लग रहा था कि मैं यही कलर रखी हूँ। वो रात में बनाई थी, ये मॉर्निंग में बनाई थी, उस दिन रात में बनाई थी। वो उधर वाला जो नोस्ट है ना, ये उस दिन रात में बना के छोड़ दी थी, ये आज मॉर्निंग में बनाया, तो मेरे माइंड में कि ऑरेंज ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंज नहीं था बाद में देखी कि ऑरेंज नहीं था। ये भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी, आ जाओ यहाँ पे, ये भी टैप है, ये भी टैप है। इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या बोल रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी बोला, सुनो भाई मैं एक बार बता दे रही हूँ, देखो आप ना सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी का यहाँ पे इक्वलिटी कैसे मिलेगा, टैलेंट के बेस पे। आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दो सबको इक्वल, जैसे कहने का मतलब है कि अगर आपको क्रिकेटर बनना है, ठीक है,
क्रिकेटर ओपन टू ऑल है, जिसको आके क्रिकेटर बनना बनना, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, तभी आप क्रिकेटर बन जाएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी बोले कि हम उसी को अपॉर्चुनिटी इक्वल देंगे, उसी के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है, उसी के लिए मेरा दरवाजा ओपन है जिसके अंदर टैलेंट है। हमने तो आपको अपॉर्चुनिटी दे दिया कि आइए आप क्रिकेटर बनिए, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर मेरिट होना चाहिए कि आप बन पाए, ठीक है ना। ये इक्वल टू अपॉर्चुनिटी सबको दे रहा है, सबको अपॉर्चुनिटी। देखो तुम लोगों को भी प्रोफेसर बनने का अपॉर्चुनिटी मिला है, अब तुम लोगों को ये प्रोवाइड ये करना है कि हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि नहीं। मुझे भी मिला इक्वल अपॉर्चुनिटी, मुझे भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला, मुझे भी मिला कि तुम प्रोफेसर बन लो, बन जाओ, लेकिन मेरे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, मैं बन के दिखा पा रही हूँ कि नहीं, है ना, ये बात है, मैं खड़ा हो पा रही हूँ कि नहीं। तो ये बोला इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं अपॉर्चुनिटी तो सबको दूंगा, लेकिन आप कभी अब मेरे अपॉर्चुनिटी को यूज कर पाइएगा जब आपके अंदर टैलेंट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया एवरीवन शुड बी गिवन टू अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर ऑन टैलेंट। अपने टैलेंट को रियलाइज करने के लिए सबको मौका दिया जाएगा। मान लो तुमको मिस इंडिया बनना है, किसी को मिस इंडिया बनना है, मिस इंडिया बनना है, तो अपॉर्चुनिटी तो सबको दिया, तो आइए आप भी अपॉर्चुनिटी में, ठीक है ना। लेकिन आपके अंदर उतना टैलेंट तो होना चाहिए, आपको वॉक वगैरह करने आना चाहिए, है ना। आपको वो सब अगर आगा तो यानी आपके अंदर टैलेंट है, ठीक है। ये बात बोला। अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, ये तो अभी पढ़ा दिया ना, हो गया, हाँ। रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, it seek to remove barrier created by social circumstances such as the poverty, होमलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। बोला कि हाँ अगर आपके पास कुछ बैरियर है तो स्टेट उसको हटाएगा। मान लो कोई बैरियर आप नहीं बन पा रहे, आपको जैसे बोला जा रहा है कि आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको अच्छा सरकारी कॉलेज को स्टैब्लिश कर देगी। रैंक वन जो कॉलेज था उसको गवर्नमेंट कॉलेज में। मान लो कि नीट का किसी को प्रिपरेशन करना है, नीट का मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे एक नंबर गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोले कि आप आइए टैलेंट के बेस पे एक नंबर रैंक निकालिए, नीट का एग्जाम एक रैंक 1 लाइए, और अब गवर्नमेंट के जो इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो लीजिए, मैंने तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कर दिया, अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप नीट एग्जाम क्रैक कीजिए, रैंक 1 लाइए और गवर्नमेंट अस्पताल में एडमिशन लीजिए। समझ में आया? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में अपॉर्चुनिटी तो मैंने सबको दे दिया, लेकिन आप में अंदर अगर टैलेंट है तो आप आके यूज कीजिए मेरे अपॉर्चुनिटी को, है ना। मेरे अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को इन्होंने क्या बोला, मेट्रोक्रेटिक सोसाइटी होता है इस तरह का, इसको मेरिट बेस, यहाँ पे मेरिट है अगर तुम्हारे अंदर तो तुम बन पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर मेरिट है तो तुम जेई जेई मीन्स का, जैसे तुम देखी होगी, जो रैंक 1 रैंक 2 लाता है जेई मीन्स में, उसको आईआईटी कॉलेज मिलता है। तुम लोगों को तो ये बात पता ही होगा। इंजीनियरिंग का जो जेई मीन्स एग्जाम क्वालिफाई करता है, उनका अगर रैंक 1 2 3, अरे बाबा 200 रैंक भी आ गया तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब वहां तुम लोग को पैसा कहाँ ज्यादा लगेगा, 6,000 7,000 इतने लगेगा। ऐसे नॉर्मल अगर जैसे आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई कर रहा तो वहां पे अच्छा 6 लाख रुपया, 6 लाख लगता है, 7 लाख लगता है पूरा कोर्स करने का, ठीक है। लेकिन अगर वही तुम्हारा रैंक 1 2 3 आया तो तुम्हारा कितना पैसा लगा, 6,000 7,000 में तुम्हारा हो गया। लेकिन क्यों हुआ, क्योंकि तुमने क्या किया, मेरिट के बेस पे तुमको वहां पे एडमिशन मिला, तुम रैंक लाई हो, है ना, तुम रैंक लाई हो, 1 2 3 रैंक लाई हो, तुमको अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलेगा, पहली बात, है ना, आईआईटी कॉलेज मिलेगा। लेकिन वो तुम आईआईटी में तुम कैसे गई, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरिट था, है ना, मेरिट। आईआईटी वाला नीट वाला फंडा पता है ना तुम लोग को, जो जितना ज्यादा अच्छा रैंक लाएगा मेरिट के बेस पर, है ना, तुम्हारे अंदर मेरिट है तो तुम रैंक 1 ला सकती हो, तुम्हारे अंदर मेरिट तुम रैंक 2 ला सकती हो। तुमको पता ना नीट का एक बार पेपर लीक हुआ था तो कैसे पता चला था, एक लड़का जो है ना, एक लड़का जो रैंक 1 के 2 आया था, उसका वो 12 में हर चीज में फेल आया था, और नीट एग्जाम पूरा क्वालिफाई किया, रैंक 1 आया था। तब जाकर उसका कॉपी चेक हुआ तो पता चला कि नहीं, उसको क्वेश्चन बेचा गया था। इससे अगले साल के प्रीवियस ईयर का बात है कि नीट का तुम्हारा कॉपी लीक हो गया था, क्वेश्चन लीक हो गया था। कि वो लड़का कैसे पता चला, क्योंकि इंसान पहले इसको जाके जब प्रीवियस रिजल्ट चेक कर रहा तो बोला इसका तो परफॉर्मेंस बहुत खराब है, तो ये नीट कैसे क्वालिफाई किया। तो इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल रही है कि हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना मेरिट के बेस पर आप ये वाला अपॉर्चुनिटी यूज कीजिए। मैं आपके लिए क्या क्या मैंने इंडिया का बेस्ट मेडिकल कॉलेज, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज, है ना,
ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज मैंने क्या किया, खोल दिया आप लोगों के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के लिए मैंने ओपन कर दिया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दिया, मैंने प्रोवाइड कर दिया ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज। ठीक है, अब आपके अंदर अगर मेरिट है तो आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। ठीक है, नीट क्वालिफाई कीजिए और रैंक 1 लाइए और आईआईटी मेडिकल एम्स में आके मेडिकल के लिए आप एडमिशन लीजिए। ठीक है, अगर आपके अंदर मेरिट है तो रैंक 1 लाएंगे, अब मेरिट होगा तो रैंक 1 लाएंगे, रैंक 2 लाएंगे, रैंक 3 लाएंगे, लेकिन आपका रैंक में आ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर आप मेरिट पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मैं उसी को अपॉर्चुनिटी दूंगा जिसके अंदर मेरिट है। ठीक है ना, तो इस तरह इसको मेरिट मेरिट सॉरी रुक जाओ, इस तरह इसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को पता है क्या बोला जा रहा है, मेरिटोक्रेटिक सोसाइटी, जहाँ पे इंडिविजुअल को जहाँ पे इंडिविजुअल को अपना एफर्ट करना पड़ेगा, एबिलिटी, जहाँ पे मेरिटोक्रेट सोसाइटी का मतलब है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को अपना एबिलिटी और एफर्ट दिखाना पड़ेगा, तब वो जाके सक्सेस होगा। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है मैकल यंग। मैकल यंग ने 1958 में एक वर्ड क्वाइन किए थे, मेरिटोक्रेसी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अगर कि ये वर्ड जो है मेरिटोक्रेसी वर्ड किसने दिया है, तो इसको मैकल यंग ने दिया। इन्होंने बोला कि शुड बी ओपन टू टैलेंट, एडवांस शुड बी बेस्ड मेरिट रादर देन प्रिविलेज ऑफ इनहेरेंट स्टेटस। बोल रहा है कि मेरिटोक्रेसी एक ऐसा सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को टैलेंट के बेस पर, जहाँ पे लोगों के लिए ओपन है हर चीज, लेकिन टैलेंट के बेस पर। ठीक है, टैलेंट्स के बेस पे, ना कि तुम्हारा कोई प्रिविलेज और ना कोई इनहेरिटेड स्टेटस के बेस पर। ये नहीं कि तुम्हारे पापा आर्मी में तो तुमको भी आर्मी में मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुमको मेरिट के बेस पर आकर कुछ बनना है। ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर मेरिट है तो तुम डॉक्टर बन जाओगी, तुम्हारे अंदर मेरिट है तो तुम इंडिया का टॉप आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, मेरिट के बेस पे। तो इस तरह की सोसाइटी को, इस तरह के इक्वल अपॉर्चुनिटी को, जहाँ पे इस तरह का इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाता है ना, वहाँ बोला जाता है कि मेरिटोक्रेसी सोसाइटी है। तो मेरिटोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किसने किया था, मैकल यंग ने 1958 में। उसके बाद यहाँ पे एक थिंकर आते हैं आरिश टॉयनी। आरिश टैनी बोला जाता है। आरिश टैनवे जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। ठीक है ना, आरिश टैनी जो है ये क्रिटिसाइज करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। बोले ये जो फिलॉसफी है ना, ये कुछ नहीं, ये टैडपॉल फिलॉसफी है, ये मेडक का फिलॉसफी और कुछ नहीं, टर्टर करने वाली फिलॉसफी है। इसको इन्होंने बोला कि ये टैडपॉल है और कुछ नहीं है, टर्टर करने वाली फिलॉसफी और कुछ नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को क्रिटिसाइज किसने किया, तो आरिश टैनवी ने किया। टैडपोल फिलॉसफी किसने दिया, ये तुम्हारा पीएससी का क्वेश्चन है और ये बुक में भी दिया हुआ है कि आरिश टैनी जो है ना, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैडपोल फिलॉसफी बोलते हैं। बोलते ये क्या है, ये एक टैडपोल फिलॉसफी है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, मेरिट के बेस पर हम मैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको मेरिट के बेस पर अपना वो चीज को एक्वायर करना है। ठीक है, मान लो आपको रेसलर बनना है, मान लो आपको ये बनना है, क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेटर बनने के लिए तो ओपन टू ऑल आइए, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी इक्वल है सभी के लिए, आइए फॉर्म भरिए। लेकिन आपके अंदर वो मेरिट होगी, आपके अंदर वो टैलेंट होगा, तभी तो आप क्रिकेटर बन जाइएगा ना। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल रही है कि मैं उसी को इक्वलिटी दूंगा जिसके अंदर टैलेंट है। ठीक है, जिसके अंदर टैलेंट है उसी को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा। मेरा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने का थोड़ा अलग तरीका है, मैं उसी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दूंगा जिसके अंदर टैलेंट है ना, तो जिसके अंदर मेरिट है। तो इस तरह को इसको क्या बोला जाता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को मेरिटोक्रेटिक। मेरिटोक्रेटिक वर्ड किसने यूज किया था, यंग मैन ने 1958 में। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको क्रिटिसाइज कौन करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, आर एस टैनी। आर एस टैनी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को। क्या बोलकर क्रिटिसाइज करते हैं, टैडपॉल फिलॉसफी बोलकर क्रिटिसाइज करते हैं। अभी मैं उसके बाद अभी पूछूंगी, यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा कि इक्वलिटी को कितने कैटेगरी में बांटा है, तो थॉमस नैगल जो है ना, थॉमस नैगल जो है ना, ये इक्वलिटी को 4 पार्ट में बांटते हैं। ये बोलते हैं, मतलब ये थिंकर है, वहां तो हम उनका टाइप पढ़े हैं, लेकिन ये थिंकर है जो बोलते हैं कि इक्वलिटी को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। थॉमस नैगल बोलते हैं क्या, जो इक्वलिटी है ना
उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, 1 2 3 4। तुम देखोगी तो नागल क्या बोलते हैं, नागल बोलते हैं जो इक्वलिटी है, ठीक है। इक्वलिटी को हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट में, 1 2 3 4। पहला पार्ट का नाम क्या है भाई, लीगल इक्वलिटी। अभी हम लोग ऊपर पढ़े लीगल इक्वलिटी का मतलब होता है क्या है, कानून की नज़र में सब सेम, और क्या। पॉलिटिकल इक्वलिटी, राइट टू वोट वगैरह इस तरह का, पॉलिटिकल इक्वलिटी। थर्ड इक्वलिटी का नाम है सोशल इक्वलिटी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक इक्वलिटी, पैसे के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, इकोनॉमिक होगा ना, इकोनॉमिक, ठीक है। बोला राइट टू श्योर बी ट्राई टू अंडर द सेम लॉ, सभी के लिए सेम कानून बनेगा, वही पॉपुलर जो लीगल राइट अभी हमें कानून की नज़र में सब बराबर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, 1 पर्सन 1 वोट, राइट टू वोट देंगे सबको। एबोलिशन ऑफ हेरिडिटी टाइटल ऑफ प्रिविलेज, सोशल इक्वलिटी में हमें बताया ना कि प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज का बात बोला, मतलब किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है। हेरिडिटी टाइटल जो है खत्म कर देंगे, एबोलिशन ऑफ हेरिडिटी टाइटल, मतलब कोई समझ, सोसाइटी में सब बराबर है, जात पात नस्ल के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इकोनॉमिक डीपर सब्सटेंटिव इक्वलिटी फोकस ऑन वेल्थ रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बोला कि हम को अगर रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है या वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हम ऊपर आगे भी पढ़ाएं कि इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि सबको इकोनॉमिक अर्न कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, और जो भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो या किसी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूट करना हो या वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो क्या करेंगे, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो थॉमस नागल जो है वो इक्वलिटी को कितने पार्ट में बांटते हैं भाई, तो उधर तुम देखी होगी, उधर हम लोग 5 पढ़े हैं जिसमें एक नेचुरल था, एक को हटा दो 4 को रखो, लीगल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, कितना आसान है। उधर हम लोग पढ़े पॉलिटिकल, पहले लीगल पढ़े, उसके बाद पॉलिटिकल पढ़े, फिर सोशल पढ़े, फिर इकोनॉमिक पढ़े, और लास्ट में नेचुरल पढ़े थे। एक नेचुरल पढ़े थे और एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पढ़े थे। ये 2 को हटा दो, फिर 4 को रखो, LPAC को रखो, लीगल पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, इनको रखो। इन्होंने इसको, ये किसने दिया, लीगल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी किसने दिया है भाई, तो थॉमस नागल ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आ गए तुम्हारे हाँ, रूसो। देखो एक मेरी बात समझो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने एक बुक लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, 1962 में इन्होंने एक बुक लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें वो एडवोकेट करते पॉपुलर सॉवेरेनिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पॉपुलर सॉवेरेनिटी किसने दिया, तो रूसो ने दिया। जनरल बिल किसने दिया, रूसो ने दिया। ये तो बहुत आसानी इजी क्वेश्चन है ना। तो इन्होंने बोला ना कि जो मेरा पॉपुलर सॉवरेनिटी होगा ना, बिलीव लेजिटमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी अराइज ओनली फ्रॉम द इक्वल पार्टिसिपेट इन ऑल सिटीजन, मतलब मेरा जो पॉपुलर सॉवरेनिटी होगा या जनरल बिल होगा, उसमें सभी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका है, सभी लोग ऑल सिटीजन आओ पार्टिसिपेट करो, ठीक है। रूसो तो यहाँ पे पार्टिसिपेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन रूसो यहाँ एक और बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट वाला। रूसो का इनइक्वालिटी भी बात, अब यहाँ पे वो इनइक्वालिटी के बारे में बात करें। रूसो तो एक तो वो इक्वालिटी के बारे में भी बात की है कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा जनरल वे में सब पार्टिसिपेट होने का, है ना। फिर रूसो क्या कर रहे हैं, रूसो अपने एक बुक लिखते हैं, डिस्कोर्स इन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वाला, इसको रट लो। अगर ये बुक तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व की होगी, मेरे साथ करोगी, देखना तुम लोग। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार आया, 3 बार 4 बार मैं बोलूँ, 5 बार बोलूँ, बार बार घुरा के। कभी इस बुक को नीचे रख देगा, अब बोलेगा कौन सा बुक में इक्वलिटी, रूसो ने अपने दोनों राइट के बारे में, इक्वलिटी के बारे में जिक्र किया है, मेंशन किया है, या फिर कभी इन दोनों को रखेगा, बोलेगा ये इसमें से कौन सा रूसो का 2 टाइप्स का इक्वल इनइक्वालिटीज है। इस तरह के घुमा फिरा के बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, एग्जाम में। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे रूसो का। पहले बुक को याद करो कि रूसो एक बुक देता है जिसका नाम है, ये वाला याद करो, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इस बुक में एक्चुअल में ये ही जानने की कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिन, जो इनइक्वलिटी वो कैसे आया, इनइक्वलिटी का ओरिजिन कैसे हुआ। इस बुक का थीम ही है कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो तुम्हारा इनइक्वालिटी है ना वो कैसे आया, ठीक है ना, सोसाइटी में इनइक्वालिटी कैसे आया। अच्छा, मैं से पहले तो मैं उसे एक बात क्लियर करूंगी, तुम लोग कल मॉर्निंग में क्लास कर सकती हो 8 बजे,
मतलब रात में भी चलेगा, करोगी? हेलो। अच्छा, सुषमा और अंजलि, आरसी करेगी। अंजलि तुम बोलो करोगी कि नहीं? नहीं करोगी तो फिर रिकॉर्डर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पेपर 1 का होगा कल, ठीक है ना। सिलेबस तब तो कंप्लीट होगा ना, जल्दी जल्दी, और याद भी कराना रहता है तुमको, हम लोग को, मतलब मेरा क्या है, मैं तुम लोग को याद भी कराऊंगी, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो रहा, तो मुझे 2-3 टाइम क्लास देना पड़ा, ठीक है। आ जाओ। तो कल 3 टाइम क्लास चलेगा, एक तो तुम्हारा चलेगा मॉर्निंग में पेपर 1 का, उसके बाद 3 बजे चलेगा जब तक एग्जाम है। पता नहीं एग्जाम का डेट बढ़ा है क्या सुषमा, तुम देखी थी? नहीं, अभी तक तो कोई अपडेट उधर से एनटीए की तरफ से कोई अपडेट नहीं ओ, है। ये लोग अपने से बोल रहा है क्या? बाबा, ये लोग भी हाथ करता है। हाँ, स्टूडेंट, ऐसा लगा रहा है। स्टूडेंट का इमोशंस के साथ कब है खेलते। एग्जाम? एग्जाम तो 21 जून को है। अब उसमें कब पॉलिटिकल, 21 को है, वो तो अभी 21 डेट नहीं दिया ना। अभी तक नहीं दिया, तो फॉर्म भी नहीं निकला ना, वो फॉर्म निकल गया ना, और फॉर्म तो भरा भी गया। 21 से, बिल्कुल दिया हमने। हाँ 21 से निकला हुआ है। अब पॉलिटिकल साइंस का उसमें हाँ, कब रहेगा नहीं पता। तो मेरा क्या पर्पस है, मेरे लोग पास ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी याद भी करना है, और तुम्हारा रिवीजन भी करना, अभी रिवीजन भी बाकी है ना। जैसे कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में रिवीजन करवाऊंगी, उसके बाद और भी पहले का, जैसे कंप्यूटर में। आपको बताइए कब एग्जाम है। हाँ मैं बता दूंगी, हो सकता है मैं ग्रुप में डाल दूंगी। सुषमा तुमको भी बोल रही हूँ, मिलेगा ग्रुप में डाल देना, ठीक है, किसी को हाँ भी, हाँ, आरसी को, आप किसी को भी इंफॉर्मेशन मिले, हाँ जरूर डाल देना, देना है। बता। अच्छा, एक और बात, ये कहने का मतलब है कि आईसीटी को भी तो रिवीजन करना पड़ेगा ना, क्योंकि आईसीटी हार्ड टॉपिक है। उसके बाद मैं टीचिंग एप्टीट्यूड भी कराऊंगी। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड हाँ, करवाऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड इजी है तो उसको आप बाद में कराइए, पहले जो हार्ड है उसी को करवा तो लीजिए। चलो आईसीटी करा देती है हूँ, ना? तो आईसीटी अभी हाँ रिसेंटली करवाई हूँ, लेकिन नहीं, पहले इंडियन लॉजिक कर लो, पहले इंडियन लॉजिक और हाँ, प्लस इंडियन रीजनिंग। लॉजिक उसके बाद आएगी। इंडियन लॉजिक और प्लस तुम्हारा रीजनिंग में करवा रही हूँ, ठीक है। इंडियन लॉजिक का साथ में रीजनिंग भी रहेगा, मतलब जो मैथ उत वाला था वो रहेगा, और जो वो वाला, हेत भाषा वगैरह अभी मैं नहीं कराऊंगी, हेत भाषा करूंगी, वो भी कराऊंगी, उसको मैं अभी भी कराऊंगी थोड़े दिन बाद। आ, हाँ, ये मैं बता रही कौन कौन कराऊंगी, देखो, जो तुम्हारा जो रहता है ना, ऑल ए आर बी, ये वाला कराऊंगी, और एक जो नहीं आया, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, ये वाला कराऊंगी, और ये सब कराऊंगी फिगर वाला। और जो तुम्हारा ये है मैथ वाला जो रहता है कि इसमें से कौन गलत है कौन सही है, ये कराऊंगी, या एग्जाम के टाइम ही ये कराऊंगी, देखती हूँ क्या करा रही हूँ कल। मैं तुम लोगों को बता दूंगी क्या कराना है कल, काहे कि तुम लोग भी ठीक ही बोल रही हो। हार्ड टॉपिक रिसर्च करवा दे रही हूँ सबसे अच्छा, क्या बोल रही तुम लोग? रिसर्च का पूरा हाँ, करवा दीजिए, रिसर्च प्रीवियस ही करवा दीजिए तब। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुनो, मैं क्या सोच रही हूँ इंडियन लॉजिक के बारे में, कि मैं अगर इंडियन लॉजिक अभी करवा दूँ, तो एग्जाम के टाइम में सोच रही थी कि ऐसे कराती ना तुम लोगों का। तो जैसे इंडियन हाँ लॉजिक ऐसा है ना, कि एग्जाम के बाद ही, आज पहले इंडियन लॉजिक करा देती हूँ, फिर रिसर्च करवा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि रिसर्च भी तो हार्ड ही है। कल मैं इंडियन लॉजिक ही स्टार्ट करूंगी, इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग, ये दो रहेगा, ठीक है, दोनों में से रहेगा, और उसके बाद रिसर्च स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और कोई ऐसा टॉपिक जो तुम लोगों को लगेगा कि हाँ ये करवाइए, तो तुम लोग मुझे एडवाइस देना, ठीक है। डीआई बोलेगी तो मैं डीआई भी स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन डीआई से कोई फायदा नहीं है, वो एग्जाम में टाइम मार खाता है, ठीक है, डीआई करने से। डीआई का करना है अभी नहीं है, पहले ये सब में मैं तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से करवा दूं, जैसे अभी कैसे दिखती है तुम लोग, पेपर 2 का क्वेश्चन फौरन सॉल्व हो जा रहा है क्योंकि पढ़ा हुआ है, तो उसी तरह तब तुम लोग पेपर 1 का क्वेश्चन भी सॉल्व करनी पड़ेगी ना, तो मैं डीआई भी करवाऊंगी, और जो हार्ड मैथ वो, बाकी अभी जो इजी इजी मैथ है वो करवाऊंगी, और उसके बाद इंडियन लॉजिक कराऊंगी, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में 3 क्वेश्चन जो रहता है अपना हाथ में रहता है निकालने का आदमी, तो वहां पे करना है। फिर आईसीटी करवाऊंगी, ये सब करवाऊंगी, ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी ही कराऊंगी, कल से मैं कराना एक्टिव हो जाऊंगी, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं जल्दी से टाइम पास नहीं करूंगी। देखो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे रूसो एक बुक लिखते हैं, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में ये बोलते हैं कि जो इनइक्वालिटी होती है ना, वो 2 तरह की होती है, एक होती है नेचुरल इनइक्वालिटी, और दूसरा होती है कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। देख लो, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी और नेचुरल इनइक्वालिटीज, रूसो बोलते हैं सोसाइटी में 2 तरह की इनइक्वालिटीज होती है, एक तो होता है नेचुरल इनइक्वालिटीज, और दूसरा होता है कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया हो, देखो, हम आरसी को बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, 4 गो तुम्हारा नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो तुम्हारा जब कन्वेंशनल रहेगा, ठीक, कन्वेंशनल है, देखो, CONVENTIONL, कन्वेंशनल है, क्योंकि वो कन्वेंशन भी दे देता है,
क्योंकि जब एग्जाम में आया था ना तो एक दिया था कन्वेंशन दिया हुआ था, एक कन्वेंशनल दिया हुआ था, एक नेचुरल दिया हुआ था और एक और भी अलग दिया हुआ था, ठीक है ना। कन्वेंशनल को हम लोग मोरल एंड सोशल इनइक्वालिटीज बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में जब अगर तुम्हारा आए तो नेचुरल को पकड़ना और कन्वेंशनल को पकड़ना। अगर कन्वेंशनल ना रहे तब मोरल और सोशल रहेगा, तब इन लोगों को पकड़ेंगे, ठीक है। नहीं तो कन्वेंशनल ही इसको बोला जाता है, और वैसे इसका डेफिनेशन मोरल एंड सोशल होगा। लेकिन अगर कन्वेंशनल नहीं रहा तब मोरल एंड सोशल पकड़ेंगे, ठीक है, याद रखना। रूसो बोलता है दो तरह की इनइक्वालिटीज होती है सोसाइटी में, एक होता है नेचुरल इनइक्वालिटीज और दूसरा का नाम क्या है, मोरल इनइक्वालिटी, सॉरी कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। स्पेलिंग याद करो कन्वेंशनल का, CUN कन, VN वेन, TION कन्वेंशनल, क्योंकि एक कन्वेंशन भी दे देता है, ठीक है। ये कन्वेंशनल है, याद रखना, कन्वेंशन अलग है, कन्वेंशनल। इनइक्वालिटीज दो तरह की होती है, नेचुरल इनइक्वालिटीज एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। मैं क्वेश्चंस भी लाऊंगी और टेस्ट भी लूंगी, ठीक है। अब देखो ये बोले कि नेचुरल इनइक्वालिटीज क्या होता है, सोसाइटी में दो तरह की इनइक्वालिटीज होती है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं जाके कि नेचुरल थ्योरी क्या बोलती है। नेचुरल थ्योरी क्या बोलती है कि इंसान, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल, इंसान इक्वल पैदा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में इंसान फर्क है ना, फिजिकली, जैसे कोई लंबा है तो कोई नाटा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई स्ट्रांग है तो कोई वीक है, इस तरह से हुआ है। नेचुरल राइट्स इसको मानते हैं, है ना, नेचर से मानते हैं। तो ये बोले जो नेचुरल इनइक्वालिटी, तो रूसो बोले जो नेचुरल इनइक्वालिटीज होता है ना, वो बायोलॉजिकली डिफरेंस है, वो नेचर ने दिया है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ होता है। जैसे कोई इंसान पैदा होता है तो पैदा होते ही वो खूबसूरत होता है, ब्यूटीफुल होता है। कोई इंसान पैदा होता है तो देखना पैदाइश से ही बहुत इंटेलिजेंस होता है। कोई फिजिकली स्ट्रेंथ होता है, कोई बॉडी बिल्डर होता है, कोई लंबा होता है तो किसी का हाइट कम, कोई हेल्थ का लेकर, मतलब हाइट भी तुम ले लोगे यहाँ पे कि नेचुरल, एक होता है नेचुरल इनइक्वालिटी जो नेचर ने उसको दिया है। हाइट हो गया तुम्हारा, है ना, हाइट में तुम देखोगे कोई पतला, कोई कोई बहुत ही लंबा है, तो कोई कोई का हाइट बहुत ही कम है। तो ये जो इस तरह का जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में होता है ना, ये बायोलॉजिकल इनइक्वालिटीज है ना। कोई बचपन से ही खूबसूरत है तो वो खूबसूरत है, कोई बचपन से ही अगली है तो अगली है ना। कोई ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल है, कोई इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट है। बोले ये जो इनइक्वालिटीज होता है ना, नेचुरल इनइक्वालिटीज, ये तो बायोलॉजिकल है, इसको नेचर ने बनाया है। अभी हम लोग नेचुरल इनइक्वालिटीज का डेफिनेशन भी पढ़े हैं, और रूसो भी बोल रहा है कि सोसाइटी में दो तरह की इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है, एक का नाम है नेचुरल इनइक्वालिटीज और दूसरा का नाम है कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। तो जो जो नेचुरल इनइक्वालिटीज है ना, उसे नेचर ने किया है, वो नेचर के थ्रू ही होता है। जब इंसान पैदा होता है तभी, जब एक इंसान लंबा होता है एक पतला होता है। अच्छा तुम एक दिन देखी होगी, अभी तुम लोग देखती हो बॉलीवुड में क्या अभी एक चला हुआ, प्लास्टिक सर्जरी, देखी होगी तुम लोग बॉलीवुड में क्या प्लास्टिक सर्जरी। तुम ये हीरोइनी को देखी हो, मैं बता रही हूँ, रुक जाओ, अरे बाप रे याद नहीं आ रहा, हाँ ये मूवी देखी हो, अरे उसके नाम याद नहीं आ रहा। अम, सलमान खान की एक मूवी है जिसमें वो पगला हो जाता है, क्या नाम है वो मूवी का। तेरे नाम। तेरे नाम में एक और मूवी में हो जाता है जिसमें करीना कपूर भी है और एक और हीरोइनी है, वो मर जाती है, क्या तो नाम है, रिमी सिंह। क्योंकि हाँ क्योंकि रिमी सिंह को तुम देखी हो, रिमी सिंह को, तो रिमी सिंह देखिए अपना फेस चेंज कर ली, तुम देखना उसका निकाल के वो प्लास्टिक सर्जरी करा के ना पूरा फेस ही चेंज करवा लिए। अब नहीं लग रही वो रिमी सिंह पहले वाली, ठीक है। और एक और तुम्हारे हीरोनी है, उसका नाम है किंग शर्मा। किंग शर्मा ने देखो ना क्या, देखो मेरा नाम याद नहीं आ रहा, मेरे माइंड से निकल गया। वो की थी ना, उसको एक मूवी मिला था, तो वो अपना नाक का गए सर्जरी कराने के लिए। तुम ये गाना सुनी होगी, याद नहीं आ रहा, वो बिग बॉस में भी आई थी, तो वो उसको ना एक मूवी मिला था। तो वो गई सर्जरी कराने के लिए, तो उसका क्या किया, सर्जरी खराब कर दिया। वो डॉक्टर लोग ने खराब किया था, वो बोली कि और डालिए, केमिकल होता है कुछ, डालिए डालिए डालिए, बस वो डलवाई ना तो उसका नाक कैसे हो गया, खराब हो गया पूरा, पूरा ऐसे ही चिपटा नाक हो गया, एकदम खराब हो गया उसका। तो उसको मूवी से निकाल दिया गया। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी, जो नेचुरली इनइक्वालिटी हो रहा है, ब्यूटी है नहीं है, तो ये तो आजकल का है ही नहीं है। रूसो उस टाइम बोला है, लेकिन आज तुम देखोगी ना, तो आज आज का जमाने में कोई अगली नहीं है, सब ब्यूटीफुल है। हर कोई प्लास्टिक सर्जरी करा के चेंज हो जाएगा, तुम देखोगी तो, अगर अगर पैसा है तो बता रही हूँ मैं। तो ये तो चलो है, लेकिन रूसो बोल रहा है कि ये जो ब्यूटीफुल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नेचुरली है। नेचर से अगर कोई खूबसूरत पैदा हुआ तो है खूबसूरत, है ना। लेकिन कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन कोई हाइट को नहीं बढ़ा सकता है, या हाइट को कम नहीं कर पाता। हाइट है तो है, ये नेचुरली है, आज का डेट में भी, है ना, नेचुरली है। तो बोल रहा है कि रूसो बोल रहा है कि जो नेचुरल इनइक्वालिटीज है ना, ये बायोलॉजिकली डिफरेंस है और इसे नेचर ने इसको दिया
है ना। अगर कोई इंसान लंबा है तो उसको नेचर ने उससे डिफरेंस किया है, अगर कोई इंसान स्मॉल है तो उसको नेचर ने दिया है। तो जो नेचर इनइक्वालिटी है वो बायोलॉजिकली डिफरेंस है। अब कन्वेंशनल इनइक्वालिटी बोलेंगे। कन्वेंशनल इनइक्वालिटी को इंसान ने बनाया है। ये देख लो, मैन मेड इनइक्वालिटीज। अगर तुमसे पूछे कि जो नेचुरल इनइक्वालिटीज है वो क्या है, वो बायोलॉजिकली डिफरेंस है, उसे नेचर ने बनाया, वो नेचर में उसे नेचर ने मेड किया है ना। नेचर मेड इनइक्वालिटीज है। जो नेचर इनइक्वालिटीज है नेचर नेचर मेड इनइक्वालिटीज है ना। लेकिन जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज है ना, ये मेन मेड इनइक्वालिटीज है। इसको मैन ने बनाया है, इंसान ने। जैसे जेंडर डिस्क्राइमिनेशन, मैं बार बार पढ़ाती हूँ, फेमिनिज्म का ये आवाज भी है कि जो हम लोगों के साथ डिस्क्राइमिनेशन होता है ना, वो बायोलॉजिकली नहीं बल्कि उसे सोसाइटी ने बनाया है, उसे सोशली बनाया गया है। तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है ना, वो यही बात बोल रही है रूसो कि दीज आर, ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये मैन मेड इनइक्वालिटीज है। इसे क्रिएट किया गया है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑन सोसाइटी। इसे सोसाइटी के फंक्शन और सोसाइटी के स्ट्रक्चर ने क्रिएट किया है। जो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी है ना, उसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर और सोसाइटी के फंक्शन ने क्रिएट किया है। तो रूसो बोल रहे हैं, बिलीव करते हैं ना कि दीज आर द रियल सोर्स ऑफ इनजस्टिस। तो यही इनजस्टिस का रियल सोर्स है ना। जैसे रूसो वहां बोले कि ये जो इनइक्वालिटी, तो इसको तो नेचर ने दिया है। तो ये वाला जो नेचर इनइक्वालिटी है वो नहीं है, वो जस्टिस है, क्योंकि उसको नेचर ने बना के उसे भेजा है। लेकिन ये इनजस्टिस है क्योंकि यहाँ इंसान आके इनजस्ट कर रहा। इकोनॉमिक स्टेटस, इसे एक इंसान ने बनाया है। मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। कल मेरे पास पैसा आ जाए, मैं तुम्हारे बराबर बन जाऊंगी, है ना। इकोनॉमिक स्टेटस इसी इंसान ने बनाया। जेंडर इक्वलिटी इसी इंसान ने बनाया। कलर रेस इसी इंसान ने बनाया। कास्ट का डिस्क्राइमिनेशन इसी इंसान ने बनाया। रिलीजन्स के साथ भेदभाव करना इसी इंसान ने बनाया। ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये कन्वेंशनल इनइक्वलिटी है। इंसान कन्वेंशन करके बनाता है ना। ये मैन मेड इन इक्वालिटीज है, इसे इंसान बनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया है, रूसो का बुक याद करो, अभी मैं पूछूंगी डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। रूसो इस बुक में बोलते हैं इनइक्वालिटीज की दो टाइप है, एक है नेचुरल इनइक्वालिटीज और दूसरा है कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज। नेचुरल इनइक्वालिटीज बायोलॉजिकल डिफरेंस है जिसे नेचर ने बनाया है, जबकि कन्वेंशनल इनइक्वालिटीज है ये मैन मेड इनइक्वालिटीज है, इसे सोसाइटी के फंक्शन और स्ट्रक्चर ने बनाया है। लाइक इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर, कलर, रेस, इसे इंसान ने बनाया है। ठीक है ना। और यहीं से रियल इनजस्टिस निकल के आता है। यही जो है ना सोर्स, यही जो सोर्स है ना, यही इनजस्टिस का रियल सोर्स है। अगर तुमसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि रूसो ना कौन सा इनइक्वालिटीज में से, सुनो, हेलो, स्क्रीन चली गई क्या? हेलो, नहीं ना। नहीं है। हाँ ठीक है, मैं डर जाती हूँ चला जाता है तो। अगर तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि रूसो कौन सा इनइक्वालिटी में, इसमें रूसो ने दो इनइक्वालिटी दिया है, तो रूसो ने कौन सी इनइक्वालिटी में से बोला है कि जस्टिस निकलता है। तो कन्वेंशनल इनइक्वालिटी से निकल के क्या आता है, इनजस्टिस, है ना। देखो यहाँ से इनजस्टिस निकला है क्योंकि इसको रियल फॉर्म में सोसाइटी ने बनाया है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट। रूसो कितने तरह का इनइक्वालिटीज के बारे में बात करता है, दो, नेचुरल एंड कन्वेंशनल। ठीक है, नेचर के बारे में क्या बोला कि भाई ये बायोलॉजिकल है, हाइट लंबा होना, ज्यादा होना, इसी इंसान ने नहीं, इसे नेचर ने बनाया है। अगर हाइट किसी का ज्यादा किसी का कम, ये तो कोई इंसान ने नहीं, इसे नेचर ने बनाया। आ जाओ, अमीर है गरीब है, इसे कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि इसको मैन ने बनाया, ये मैन मेड इनइक्वालिटीज है, इसे किसी इंसान ने बनाया है ना। ये इनइक्वालिटीज इंसान बता, अमीर गरीब में जो फर्क करता है इंसान ही करता है, तो वो फर्क इंसान ही बनाएगा ना। वो खत्म हो गया, रूसो का खत्म। अब एक आ गया तुम्हारा क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखी होगी, इग्लिटेरियन, ये क्वेश्चन देखी होगी, एग्जाम में हमेशा आता है इग्लिटेरियन क्या है, कौन है इग्लिटेरियन थिंकर। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इग्लिटेरियन कौन है, इग्लिटेरियन थिंकर कौन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है। आ जाओ, इग्लिटेरियन किसको बोलते हैं, इक्वलिटी ऑफ सोर्सेस किसको बोलते हैं, पहले ये समझो। व्हाट इज द इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस, व्हाट इज द इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस इज ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये एक तरीके का थ्योरी ऑफ जस्टिस है। स्पेशली इसको बोला जाता है रिसोर्सेस इग्लिटेरियन। अब सुनो, इसका मतलब क्या है।
समझो, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज को क्या बोला जाता है? रिसोर्सेज इग्लिटेरियन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इग्लिटेरियन इनमें से कौन थिंकर है, या इग्लिटेरियन किसके अगेंस्ट है, किसको सपोर्ट करते हैं, कौन इग्लिटेरियन के अगेंस्ट है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं देखो, रिसोर्स इग्लिटेरियन इज ए थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इग्लिटेरियन थिंकर क्या बोलेंगे? जो इग्लिटेरियन थिंकर होंगे ना, जितने भी इग्लिटेरियन थिंकर हैं, उनका एक ही आवाज है, उनका एक ही नारा, उनका एक ही सैलोगेन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रिसोर्सेस का। Theory of distributive justice that hold a just society should inspire the individual have equal access to resource। मतलब जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करो, रिसोर्सेज को इक्वल, जो भी सोसाइटी में रिसोर्सेज है अवेलेबल, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, पूरे लोगों में उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो। समझ में आ गया? इग्लिटेरियन वाला क्या बोलते हैं? रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, जॉन रॉल्स वाला कहानी सुनी थी ना? जॉन रॉल्स क्या बोलता है? सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो, अगर इक्वल रिसोर्सेस नहीं है तो अमीर आदमी से टैक्स लो बांटो। वो तो अपना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन जितने भी इग्लिटेरियन वाले थिंकर रहेंगे वो क्या बोलेंगे कि सोसाइटी में जो है ना, हर इंडिविजुअल को इक्वल एक्सेस होना चाहिए रिसोर्स पे। मतलब जितना भी रिसोर्स है ना सोसाइटी के अंदर, इस पर सबका इक्वल 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 एक्सेस होगा। ठीक है, और इस जो भी थिंकर ये बात बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस या इक्वल सोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो वो इग्लिटेरियन थिंकर है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, इग्लिटेरियन थिंकर, ये तुम देखी होगी, पूछा जाता है तुम्हारा कि राम मनोहर लोहिया सपोर्ट करते हैं इग्लिटेरियन को, तो आंसर बना था हाँ, क्योंकि तुम राम मनोहर लोहिया का जब तुम सेवन रिवोल्यूशन पढ़ोगी, तो उसमें भी वो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ठीक ना, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो नाम रख कर बोलते हैं कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक को बांटना चाहिए गरीब लोगों में। तो यहाँ पे सोर्स कौन हुआ? सोर्स क्या हुआ? ही इकोनॉमिक, सोशल प्रिविलेज वगैरह ये सब बांटना लोगों में, गरीब लोगों में, है ना। जो बांटने के लिए बोल रहा है ना, जो बांटने के लिए बोल रहा है वो इग्लिटेरियन होता है। ये क्या बोल रहा है कि बांटो, है ना, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। A view that justice required that equal distribution of resources। जो जो इग्लिटेरियन होंगे ना, वो हमेशा एक ही बात करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो रिसोर्सेज का सोसाइटी में। ठीक है, और जो जो रिसोर्सेज इग्लिटेरियन होते हैं, जो इग्लिटेरियन होते हैं ना, उसको लैक इग्लिटेरियन भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि लैक इग्लिटेरियन इनमें से कौन है। तो सुनो मेरे बात, जो इग्लिटेरियन है उसी को लैक इग्लिटेरियन बोला, बस नाम लगा रख दिया है, खाली लक रख दिया है। ठीक ना, लक बोले जो भी बोले बस वही होगा। बोला जो रिसोर्सल इग्लिटेरियन है या जो लक इग्लिटेरियन है, सब एक, बस खाली आगे पीछे नाम चेंज करके रख दिया है। तो इग्लिटेरियन का डेफिनेशन क्या है? जो बोले सोसाइटी में, इग्लिटेरियन का मतलब क्या था? व्हाट इज इग्लिटेरियन? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा ना, उसी को बोला जाता है इग्लिटेरियनिज्म या इग्लिटेरियन। ठीक है, तो जितने भी थिंकर हैं, हम लोग बोलते हैं जॉन रॉल्स इग्लिटेरियन है। क्यों? अगर हम लोग को पता है जॉन रॉल्स को इग्लिटेरियन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जॉन रॉल्स पे तो ये बात बोलते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। तो जॉन रॉल्स भी इग्लिटेरियन हुए, है ना। कौन कौन से थिंकर हैं इग्लिटेरियन, वो हम लोग को देखेंगे। जॉन रॉल्स जो है ये एक इग्लिटेरियनिज्म या इग्लिटेरियन थिंकर है। ओके, उसके बाद तुम्हारा दूसरा जो नाम है वो है रोनाल्ड डॉर्किन। रोनाल्ड डॉर्किन जो है ये भी इग्लिटेरियन थिंकर है। अभी इनका वो थ्योरी भी पढ़ना है, रोनाल्ड डॉर्किन का थ्योरी भी पढ़ना है। उसके बाद इरिक रॉक इरिक रॉक विस्की, ये भी एक इग्लिटेरियन थिंकर है। रॉल्फ, डॉर्किन, रॉक विस्की, ये लोग कौन है? ये लोग तीनों का तीनों, जो ये तीन पर्सन है ना, ये तीन पर्सन कौन है? इग्लिटेरियन थिंकर है, इग्लिटेरियन। और इग्लिटेरियन क्या बोलते हैं भाई? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
मान लो कि मैं बोल रही हूँ, अगर मेरा ये फिलॉसफी है या मेरा ये आइडियोलॉजी है, मैं एक व्यू देती हूँ सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी में जितना भी रिसोर्सेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो मैं जब अगर ऐसा बात बोल रही हूँ ना, तो मैं भी इग्लिटेरियन हो जाऊंगी, या तुम में से कोई भी बोल रहा है, ठीक है ना, कोई भी तुम लोग बोलोगे कि सोसाइटी में जितना भी रिसोर्सेस वगैरह है ना, सबको बांट दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो तुम भी एक इग्लिटेरियन बन गई, ठीक ना। तो इग्लिटेरियन वाले क्या बोलते हैं, इग्लिटेरियन थिंकर क्या बोलते हैं कि सोसाइटी में जो भी रिसोर्सेस है उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या जो भी रिसोर्सेस है उस पर सबका ही इक्वल एक्सेस होगा, ठीक है ना। तो इनमें थिंकर कौन कौन से हैं, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डॉर्किन, इरिक रॉक्सविल, ठीक है, इरिक रॉकविस्की, ठीक है ना। ये जो 3 थिंकर है ना, ये इग्लिटेरियन थिंकर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जॉन रॉल्स का। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तुम्हारा रोनाल्ड डॉर्किन का, ये क्योंकि जॉन रॉस हम लोग को पढ़ा हुआ है, इरिक का कॉन्सेप्ट इतना भी नहीं आया है, नाम भी नहीं आया है, बिकॉज बुक में दिया होता तो मुझे देना पड़ा, ठीक है। रोनाल्ड डॉर्किन हम लोग को पढ़ना है। देखो रोनाल्ड डॉर्किन का बुक का नाम है व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है। रोनाल्ड सॉरी सॉरी रोनाल्ड डॉर्किन एक बुक लिखते हैं, बुक का नाम है व्हाट इज इक्वालिटी, ओके। बुक का नाम है व्हाट इज ए इक्वलिटी। ये बुक जो है लिखी कब गई थी, तो 1981 में ये बुक लिखी गई थी। इसमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आएगा कि किसका है तो नाम लूंगा, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखो मुझे इसको रेड से हाईलाइट करना था, मैं भूल गई, ठीक है ना। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अब एग्जाम में ये भी कॉन्सेप्ट आएगा ना कि व्हाट इज इक्वलिटी किसका कॉन्सेप्ट है, या इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज किसका कॉन्सेप्ट है, तो डॉर्किन का है, ठीक है। अगर डॉर्किन ना हो तब जॉन रॉल्स वगैरह को मार देना, लेकिन अगर इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज करके स्पेशली नाम आया कि किसका है, तो डॉर्किन होगा, ठीक ना। रोनाल्ड डॉर्किन, याद रख लो, रोनाल्ड डॉर्किन। इनका बुक का नाम है व्हाट इज इक्वलिटी, और इस इक्वलिटी में ये बताते हैं, एक कॉन्सेप्ट देते हैं इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज है ना, वो दो तरीका, दो स्टेज को, इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज को लेने के लिए आपको दो स्टेज को फुलफिल करना पड़ेगा। दो स्टेज के थ्रू जो है ना इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज मिलता है। मुझे थोड़ा फैन ऑन करने तो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, मैं कब से ऑफ करके बैठी हूँ। अरे बाप रे बाप, ये फैन चल ही नहीं रहा है। चल, हमको ना एसी में अच्छा ही नहीं लगता है जरा से, फैन स्टार्ट होता ही नहीं। चलो देख, ये क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज ए इक्वलिटी, ये इनका बुक है। इस बुक में क्या बोल रहे हैं कि इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस एक कॉन्सेप्ट देते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर आपको इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेस लेना पड़ेगा तो वो दो स्टेज के प्रोसेस के थ्रू ही मिलेगा, दो स्टेज के थ्रू ही मिलेगा। एक स्टेज का नाम है द एम्बिशंस सेंसिटिव एक्वेशंस, ठीक है। दूसरा का नाम है द इंश्योरेंस स्कीम। अगर हमको इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज देना है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है सोसाइटी में, तो मैं क्या करूंगी, दो प्रोसेस को फॉलो करूंगी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रोनाल्ड डॉर्किन। रोनाल्ड डॉर्किन बोल रहे, तो देखो उतना तो आएगा नहीं कि इतना आ जाएगा कि व्हाट इज इक्वलिटी किसका है, या इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज किसका है। बहुत ज्यादा अगर हार्ड पूछे तो पूछेगा, तब इसका टैग पूछ लेगा कि इसको इसने कौन दो प्रोसेस बताया। लेकिन फिर भी मैं थ्योरी पढ़ा रही, तो अब जब मैं लाई तो मैं पढ़ा दे रही, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, बोले एम्बिशंस सेंसिटिव इक्वेशंस या द इंश्योरेंस स्कीम्स, ठीक है। देखो मेरे बात समझो, बोले जब हम किसी को द एम्बिशन सेंसिटिव इक्वेशंस इक्वलिटी किसी को देंगे, तो इस स्टेज को बोला जाएगा दिस इनिशियल स्टेज। इसका पर्पस क्या रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस एंड प्रेफरेंस। मान लो अगर मुझे सोसाइटी में किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो मुझे मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, सबों को। मुझे बोला गया एक पार्टिकुलर एरिया है, मान लो कि ये कोई एक एरिया है, ठीक है ना, ये एरिया का नाम मैं ए रख दे रही हूँ, ठीक है। तो मुझे गवर्नमेंट ने बोला मुझे पैसा को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे यहाँ पे इस ए सोसाइटी में आके डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे आके मनी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। तो यहाँ पर रोनाल्ड डॉर्किन के अकॉर्डिंग कि जब तुम यहाँ पे मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी ना, तो मनी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में क्या करूंगा, एम्बिशन सेंसिटिव एक्शन करूंगा। ये क्या है, AUCTION है, एक्शन नहीं है, एक्शन है, एक्शन। तो मैं ये टेस्ट करूंगा। वो कैसे मैं करूंगा, मैं हर एक पर्सन से पूछूंगा सब बताओ सबको पैसा मिला है कि नहीं।
मैं इंडिविजुअल को प्रेफरेंस है चॉइस करूँ। जैसे मैं पूछती हूँ तुम लोग का एग्जाम्पल, मैं बिल्कुल रोनाल्ड डॉर्किन का थ्योरी को फॉलो करती हूँ। बोलो कैसे? मैं हर एक पर्सन से पूछती हूँ कि जैसे मैं आरसी से पूछी कि आरसी तुमको समझ में आया, तो तुम नाम ले लेके पूछती हूँ, आरसी समझ में आया? तो आरसी बोली हाँ। तो उसके बाद मैं बोलूंगी कि अंजलि और सुषमा तुम बताओ। देखती हूँ मैं इंडिविजुअल पर्सन को मैं प्रेफरेंस सबको देती हूँ। मैं कभी फिर एग्जांपल भी देती हूँ, तो मैं बोलूंगी कि ऐसे आरसी मेरे को आरसी बोलती है, जेबा बोलती है, हालांकि आरसी मुझसे बहुत छोटी है। फिर तो हम मैं बोलूंगी कि हाँ हो सके आरसी में जो बोल दे जेबा, सुषमा मेरे को दी बोल दे, या फिर क्या नाम है अंजलि मेरे को मैम बोले। इस तरह से मैं नाम ले लेके तुम लोग को बोलती हूँ, तुम लोग को बोलती है, ये नहीं कि एक पर्सन को बोलती हूँ, या पूछती भी तो नाम ले लेके पूछती हूँ। तो ये रोनाल्ड डॉर्किन का है, ये है कि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी रिसोर्स के, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसी भी रिसोर्स को, तो आपको हर एक इंडिविजुअल के चॉइस को पूछना पड़ेगा और प्रेफरेंस देना पड़ेगा। हर एक इंडिविजुअल से पूछना पड़ेगा। जैसे मैं पूछती हूँ तुमको समझ में आया, तुमको समझ में आया, तुम नाम नाम लेके पूछती हूँ, उस तरह से आपको, है ना, इंडिविजुअल, उस तरह से आपको पूछना पड़ेगा, है ना, उस तरह से आपको एक एक पर्सन से पूछना पड़ेगा। प्रेफरेंस देना पड़ेगा, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, एक एक पर्सन से पूछना पड़ेगा सोसाइटी में, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, है ना। अब आओ मैं और एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो कि मैंने लाया, मैं अभी एक और एग्जांपल दे रही हूँ, रुक जाओ। जैसे कि मुझे एक सोसाइटी है, ठीक है ना। अब मैं दूसरा वाला एग्जांपल दे रही हूँ। ये समझ में आ गया ना कि अगर मुझे सोसाइटी में कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मुझे इंडिविजुअली चॉइस और प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मतलब सोसाइटी में हर एक पर्सन से पूछना पड़ेगा कि तुमको मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं मिला, है ना, इस तरह से। अब मान लो कि मैं वेस्ट बंगाल के एग्जाम्पल ले रही हूँ। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी क्या की थी? साइकिल लाई थी, साइकिल लाई थी। सब एक बच्चा को, हर एक बच्चा को साइकिल मिला। ये साइकिल है, मेरे को नहीं बनाने आ रहा है, ये समझ लेना, साइकिल है, ठीक है ना। ये क्या है तुम्हारा? ये साइकिल है। ये क्या है? साइकिल है, ठीक है ना। तो बोला गया कि इसको 10 क्लास के हर एक बच्चे को साइकिल दे दो, ठीक है, इन्होंने बोला। तो इसको क्या बोला गया? पहला साइकिल बांटा। तो अब अगर मैं पहला वाला प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं टेस्ट लूंगा, मैं इक्वल, मैं आके हर एक क्लास में हर एक बच्चे से पूछूंगी कि बताओ किसको किसको नहीं मिला है साइकिल। मैं इंडिविजुअल चॉइस और इंडिविजुअल प्रेफरेंस करूंगा, हर एक बच्चे से पूछूंगी तुमको मिला, तुमको मिला। अब मुझे क्लास में नजर आएगा कि एक बच्ची ऐसी है जो जिसका जो हैंडीकैप है। मुझे क्या है क्लास में, मुझे क्लास में नजर आया कि वो जो बच्चा है ना, वो तो हैंडीकैप है। अब उसको साइकिल लेने से क्या फायदा? अब बताओ। तो आप यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किए, है ना। रोनाल्ड डॉर्किन बोले तो फिर तब तब आपको मेरा दूसरा स्कीम यूज करना पड़ेगा। आपने तो पहला स्कीम यूज करके आपने सबको दे दिया, एक हर एक इंडिविजुअल से पूछा, लेकिन हो सके क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा हो जो हैंडीकैप हो, है ना, वो ना ले पाए, वो जो उसका जो वो साइकिल है उसके लिए बेनिफिट ना हो, तब आप क्या कीजिएगा? द इंश्योरेंस स्कीम यूज कीजिए। द इंश्योरेंस स्कीम का मतलब ये है कि आप जो वो इनइक्वालिटीज, वो बच्चा क्यों इनइक्वालिटीज है, वो बच्चा के साथ क्लास में कैसे इनइक्वालिटीज हुआ? क्योंकि उस बच्चा को लेक ऑफ मिस फॉर्चून, वो हैंडीकैप है बेचारा, है ना, वो बच्चा हैंडीकैप है, उसके साथ इनइक्वलिटी। तो मुझे कुछ मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कुछ करना, है ना। तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उस बच्चे की वजह से ना, क्योंकि वो बच्चा तो व्हील चेयर पे चलता है, वो तो पढ़ने आता बेचारा व्हील चेयर पे, उसको वो तो साइकिल का एडवांटेज नहीं उठा पाएगा, तो उसके साथ तो इनइक्वालिटी हुआ, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा? उसके नाम पे हो सके कुछ इंश्योरेंस कर दूं, कुछ पैसा दे दूं, है ना। तब इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में। जब आप ये दोनों प्रिंसिपल फॉलो कीजिएगा ना, तब आप जो इक्वलिटी जो रिसोर्स है ना, जो आप बोल रहे इक्वलिटी रिसोर्स, तब जाके आप सोसाइटी में इक्वलिटी रिसोर्स दे पाइएगा, ठीक है। रोनाल्ड डॉर्किन क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या होती है? तो इक्वलिटी जो है होती है इक्वलिटी ऑफ रिसोर्स। अगर आप सोसाइटी में इक्वल रिसोर्स को इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वही इक्वलिटी है, रोनाल्ड डॉर्किन बोल रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको दो प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। एम्बिशन, सेंसिटिव, एक्शन। अगर आप किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, तो आप हर एक इंडिविजुअल से चॉइस पूछिए और प्रेफरेंस लीजिए। अगर उसमें कोई ऐसा पर्सन है जो डिसएडवांटेज है, जो लेक ऑफ मिसफॉर्चुनेट, वो नहीं ले पा रहा है वो चीज को, उसको उसको बेनिफिट नहीं होगा, उस चीज से उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तब मुझे मिटिगेट करना पड़ेगा। मैं उसके नाम पे क्या करूंगा? इंश्योरेंस कर दूंगा, पैसा दे दूंगा, कुछ और कर दूंगा जो उसके फायदेमंद हो। जब आप इन दोनों प्रिंसिपल से जब आप रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा ना, तब इक्वलिटी होगा सोसाइटी में, तब इक्वल रिसोर्सेस होगा सोसाइटी में। समझ में आया रोनाल्ड डॉर्किन का कॉन्सेप्ट? वो क्या बोल रहे हैं तुम लोग मुझे बताओ, तीनों आदमी।
हेलो, हाँ या ना बोलो, हाँ समझ में आया? ठीक है, हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है। हाँ आ गया ना? अब मैं दूसरा बता रही हूँ। अब ये देख के डर मत जाना, मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा रहा, ये है एकदम छोटा सा। एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आता है ये वाला, कि कॉम्प्लेक्स, एक सेकंड, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी किसने दिया है? कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, ये बुक तो रट लो, बाप रे बाप, ये बुक इतना बड़ा है ना, नेट का तो ये फेवरेट बुक है, स्पेयर ऑफ जस्टिस। तुम लोग देखी होगी ये बुक, स्पेयर ऑफ जस्टिस, मैकल वाल्जर का है, मैकल वाल्जर का है। मैकल वाल्जर क्या है भाई? कॉमिटेरियनिज्म थिंकर है ना? ऑस्ट्रेलिया। मैं पढ़ाई भी हूँ, हाँ कॉमिटेरियन है ना, कॉमिटेरियन या कॉमिटेरियनिज्म जो भी बोलो वो है ना। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? किसने दिया कॉम्प्लेक्स? बस यही याद करना तुमको। इसमें दो चीज याद करना है, एक तो बुक याद करना है कि स्पेयर्स ऑफ जस्टिस बुक्स किसका है, और अब बुक का पूरा अगर नाम याद करना चाहोगी तो कर लेना, ए डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वालिटी। ठीक है, वैसे शॉर्टकट में भी याद कर सकती हो, स्पेयर ऑफ जस्टिस। मैकल वाल्जर का बुक का नाम है स्पेयर ऑफ जस्टिस। ठीक है, अभी मैं बुक याद करा दूंगी, वाल्जर, जर जर जर। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। आओ देखते हैं इन्होंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स। ये बोले, आप बोलते इक्वलिटी दे दो, इक्वलिटी दे दो, तो इक्वलिटी कोई वन सिंगल फेनोमेना नहीं है भाई, सुन लो, ये बोल रहे हैं। वॉल्जर आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट वन साइज फिट ऑल। अब एक एक को ही बस एक चीज फिट कर दो, वो इक्वलिटी हो गया? नहीं, सिंगल मैट्रिक नहीं है ये। पैसा दे दिए, मनी दे दिए, हो गया? हो गया? नहीं। वेलफेयर कर दिए, हो गया? नहीं। रिसोर्सेज दे दिए, हो गया? नहीं। इंस्टीड ही प्रपोज प्लुरिस्टिक थ्योरी कॉल्ड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। आपको एक इक्वलिटी का मतलब कोई सिंगल फेनोमेना नहीं है। आपने सबको मनी दे दिया, सब पर्सन को, तो आपने इक्वलिटी कर दिया? नहीं। इक्वलिटी जो है ना, वो प्लुरिस्टिक थ्योरी भी बोल सकते हो उसको, ये कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। ठीक है, आप जो इक्वलिटी के बारे में बात करें ना, इक्वलिटी दे दो, इक्वलिटी दे दो, इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स है, कोई सिंगल फेनोमेना नहीं है। कहने का मतलब है कि सब लोग बोल रहे हैं कि आप मनी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आपका जो इक्वलिटी आप सबको दे दिए, है ना? ये बोल रहे कि नहीं, सिर्फ एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने से इक्वलिटी नहीं मिलता है, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है। अब देखो क्या बोल रहा है, justice is the about distribution different goods according to the different social meaning with the sphere of life, sphere of justice। बोला अगर आपको सोसाइटी में जस्टिस बांटना है, अगर आपको सोसाइटी, पहले आप जस्टिस बांटिए पूरा सबको, तब आपको इक्वलिटी बांटिएगा। जस्टिस कैसे? आपको अगर किसी को जस्टिस देना है तो पॉलिटिक, देखो, कहने का मतलब कि आप सिर्फ एक ही फील्ड में बस मनी दे दिए तो हो गया? नहीं, आपको स्पेयर ऑफ जस्टिस करना पड़ेगा, स्पेयर ऑफ जस्टिस। हर मतलब हर स्पेयर में आपको जस्टिस करना पड़ेगा, यहाँ पे बोल रहा है। स्पेयर्स का मतलब क्या है, कोई फेस है ना, कोई लेयर हो गया, तो आपको हर लेयर में जस्टिस करना पड़ना होगा। आपको पॉलिटिक्स में जस्टिस देना पड़ेगा, आपको एजुकेशन के फील्ड में जस्टिस देना होगा, आपको हेल्थ केयर में जस्टिस देना होगा, आपको रिलीजन्स के बेस पे जस्टिस देना होगा, आपको वर्क प्लेस में जस्टिस देना पड़ा होगा, आपको फैमिली के मामले में जस्टिस देना होना होगा, आपको मनी एंड मार्केट के मामले में जस्टिस देना पड़ेगा, आपको किसी को रिकॉग्नाइजेशन करना, ऑनर देना है, वहां पे आपको जस्टिस दिखाना होगा। तो बताइए, जस्टिस को एक चीज का फेनोमेना है, जब आप पॉलिटिक्स में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रिलीजन में और वर्क में, इक्वलिटी में, मार्केट में, ऑनर में, इन सब चीजों में आप जब जस्टिस देंगे ना, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो आप ही बताइए, क्या इक्वलिटी इक्वलिटी कोई इक्वलिटी नॉर्मल इक्वलिटी है? नहीं, बल्कि कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी है। आप इतना चीज जब जस्टिस दीजिएगा ना, जस्टिस का बहुत स्पेयर है, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीजन, वर्क, फैमिली, मार्केट, मनी, रिकॉग्नाइजेशन, ऑनर, इन सब में आप जस्टिस दीजिएगा ना, तब जाके आपने इक्वालिटी को मेंटेन किया है। तो ये जो इक्वालिटी है, ये तो नॉर्मल है नहीं, ये तो एक फील्ड का है नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये तो कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है ना? आप एक वक्त में सबको इतना ज्यादा कैसे दे सकते हैं? ये तो कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है। अब देखो, इनको बुक भी याद हो गया, इन्होंने क्या बोला कि जस्टिस को कोई एक शकल का नाम है नहीं, मतलब इक्वालिटी तो कोई एक शकल का नाम है नहीं। आप हर चीज में जब जस्टिस दीजिएगा, हर स्पेयर में जस्टिस देना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के स्पेयर में, एजुकेशन के स्पेयर। मान लो किसी पर्सन को पॉलिटिक्स में तो जस्टिस मिल गया, लेकिन एजुकेशन फील्ड में आके उनके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन हो गया, तब आप जस्टिस नहीं दिए, तब ये क्वालिटी नहीं हुआ।
आपको जस्टिस हर फील्ड में देना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वर्क हो, चाहे फैमिली हो, चाहे मनी हो, चाहे रिकॉग्नाइजेशन। इन सारे फील्ड में अगर आप जस्टिस किसी को दे रहे हैं तो यानी आप इक्वालिटी दे रहे हैं। और ये इक्वालिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ये तो नॉर्मल है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है। इसी को ये क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। समझ में आया? बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। आ गया? आ ही गया होगा, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्पीयर ऑफ जस्टिस बुक हाँ किसका है, मैकल वाल्जर का है, वाल्जर है ना। कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी किसने दिया, वाल्जर। बस यही दो इतना चीज याद करना और कुछ नहीं। अभी ये आ जाओ, ये क्या बोल रहे हैं, टैगविले, एलिसदे टैगविले, हर जगह आते हैं टैगविले, है ना। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, इन्होंने बुक लिखा। इन्होंने क्या बोला, इक्वालिटी जो है ना, इक्वालिटी एज ए इनविटेबल, इक्वालिटी के बिना इंसान रह ही नहीं सकता। सुन लो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये वाला सेंटेंस किसने बोला कि इक्वालिटी एज ए इनविटेबल, तो ये किसने बोला है, टैगविले ने बोला है। ठीक है, टैगविले का व्यू है कि मूवमेंट टुवर्ड द इक्वालिटी एज ए हिस्टोरिकल फोर्स। बोला आप देख लो, ये एक हिस्टोरिकल फोर्स है, ये एक प्रोविडेंशियल फैक्ट है भाई। ये एक कोई, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इक्वालिटी को प्रोविडेंशियल फैक्ट किसने बोला, तो टैगविले ने बोला। ठीक है, टैगविले बोल रहा है दैट कुड नॉट बी स्टॉप, ये कभी रुक नहीं सकता। प्रोविंशियल फैक्ट है ना, ये कभी रुक नहीं सकता, ये कभी रुक नहीं सकता है। ठीक है, अब दूसरा थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल किस चीज के बारे में बात करें, तो इनइक्वालिटीज के बारे में बात करेंगे। ये क्या बोलते हैं, देखो एरिस्टोटल जो है ना, ये स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आया है कि क्या एरिस्टोटल स्लेवरी को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल हाँ। ये बोल रहे हैं ना कि सुनो भाई मेरे एक बात सुनो, स्लेवरी जो है ना वो बिल्कुल सही चीज है। जो सोसाइटी में मास्टर और स्लेव के बीच में इनइक्वालिटीज किया गया ये सही है। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने स्लेवरी को क्या किया, जस्टिफिकेशन किया कि हाँ स्लेवरी सही है। ये बोले कि जो मास्टर्स हैं, इसको नेचर ने ही ऐसा क्रिएट किया, नेचर ने ही, इंसान जब पैदा होता है ना तो वो पैदाइश से ही ऐसा पैदा होता है कि ये जो मास्टर होते हैं वो रैशनल होते हैं और जो स्लेव होते हैं वो लेबर होते हैं। ये पैदाइश से ही तो डिसाइड कर दिया जाता है, ये नेचर, ये नेचुरल इनइक्वालिटीज है। जो ये इनइक्वालिटीज है ना, एरिस्टोटल बोला जो इनइक्वालिटीज है ना वो नेचुरल है। सुन लो, ये नेचुरल इनइक्वालिटी, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये बिल्कुल सही है। एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि कुछ लोगों को नेचुरली सिचुएट किया गया है कि वो रूल करे, कुछ लोगों को इसलिए बनाया गया है कि वो रूल करे, किसी दूसरे के ऊपर रूल करे। कुछ पर्सन को इसलिए मास्टर बनाया गया है कि वो किसी दूसरे पर्सन पे रूल करे, और कुछ पर्सन को इसलिए स्लेव बनाया गया है ताकि कुछ दूसरे पर्सन से वो रूल्ड हो। ठीक है, तो इस तरह का जो इनइक्वालिटीज है ना, ये नेचुरल इनइक्वालिटीज है और ये बिल्कुल ही जस्टिफाई है। ठीक है, वो जस्टिफाई करते हैं कि जो इनइक्वालिटी है ना ये बेस्ड है एज्यूम डिफरेंस रेशनल कैपेसिटी एंड वर्च्यू। और ये जो इनइक्वालिटीज है ना ये रैशनल कैपेसिटी और वर्च्यू के बेस पर किया गया है। जैसे तुम देखी होगी कि जो मास्टर्स होंगे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल बोलते हैं कि जो मास्टर्स होते हैं ना उसके माइंड में रैशनैलिटी होती है। ठीक है, इसके अंदर थिंकिंग होती है, ये सोच सकते हैं, इसलिए ये मास्टर बने हैं। तो इनके अंदर देखो वर्चू क्वालिटी अलग अलग है। और जो स्लेव होते हैं ना, तो वो स्लेव बनने के लिए पैदा होते हैं, वो लेबर बनने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये क्या है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने किसमें दिया, तो अपना बुक द पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब एक और आ जाता, एक चीज और मैं बता रही हूँ, मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी अमेरिका डिक्लेरेशन और एक बताई थी फ्रांस डिक्लेरेशन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, मैं तुम लोगों को इसलिए वो नहीं लाई हूँ ना, तुम लोगों को ज्यादा हो जाएगा, मैं पहले वो तुम लोगों को पढ़ा चुकी हूँ राइट में, अमेरिका डिक्लेरेशन एंड फ्रांस डिक्लेरेशन में पढ़ाई हूँ, है ना। डेट बताओ तो, ये अमेरिका का है। 1776 और एक और डेट बताओ, 1789 1789। ठीक है, ये है 89 अमेरिका, हाँ, एक अमेरिका डिक्लेरेशन और ये है ये एक फ्रांस डिक्लेरेशन। तो
अगर तुमसे पूछे कि क्या जो इक्वलिटी का इवोल्यूशन हुआ है, तो क्या इक्वलिटी आने के लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है? तो बिल्कुल इक्वलिटी आने के लिए, क्योंकि तुम देखी होगी लाइफ लिबर्टी एंड लाइफ लिबर्टी के लिए डिमांड फ्रांस रिवोल्यूशंस में किया गया था। लिबर्टी के लिए तुम्हारा अमेरिका रिवोल्यूशंस में, ये अमेरिका रिवोल्यूशंस है और ये फ्रांस रिवोल्यूशंस का है ना, ये मैं राइट में कराई थी। ये दोनों डिक्लेरेशन याद कर लेना। तो ये इक्वलिटी आने के लिए भी ये दोनों डिक्लेरेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नोट हो जाता है इसलिए मैं नहीं की डाली हूँ। मैं बोली थी क्लास में मैं समझा हाँ, दूंगी। तो वेरी अगर तुमसे आए इंटरेस्टिंग। तो देखो राइट आया तो इक्वलिटी भी आया, तो इस वजह से तुम लोग याद रखना। इन्होंने क्या किया, डी डी राइफल, डी डी राइफल का बुक पढ़ लेना, खाली बुक याद करना और कुछ नहीं। डी डी राइफल का बुक का नाम है प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ऐसे याद कर लेना कि जो राइफल है ना, उसको राइफल को पॉलिटिकल फिलोसफी चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, या बंदूक चलाने में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसे करके बुक याद कर लेना। राइफल का राइफल को प्रॉब्लम हो रहा था पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ने में, ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि फ्रांस रिवोल्यूशन एम्फेसिस बेस लेड ऑन द डिमांड फॉर द एंड ऑफ द इरेशनल प्रिविलेज। बोले कि फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ ही था इसलिए कि जो इरेशनल प्रिविलेज दिया गया था ना लोगों को, उसको खत्म करना। अंडर विच पॉलिटिकल राइट वेयर लिमिट ओनली टू रिच एंड एलिट क्लास। देखो, बोला गया था कि फ्रांस रिवोल्यूशन इसीलिए ही हुआ था कि इरेशनल प्रिविलेज दिया गया था। मतलब कि पहले क्या था फ्रांस रिवोल्यूशन से पहले, कि जो सोसाइटी में इलिट क्लास थे उनको प्रिविलेज दिया गया था। ठीक है, प्रिविलेज, गरीब लोगों को प्रिविलेज नहीं दिया गया था। तो फ्रांस रेवोल्यूशन इसीलिए हुआ था कि इक्वलिटी देने के लिए। लड़ाई क्यों हुआ था? इक्वलिटी के लिए हुआ था। सबको इक्वल, रिच एंड पुअर को, रिच और एलिट क्लास को तो दिया जा रहा था पहले, राइट है ना, लेकिन जो पुअर क्लास थे उनको नहीं दिया जा रहा था। तो बोला गया कि जो फ्रांस रिवोल्यूशन हुआ था ना, तो इसीलिए हुआ था कि जो इरेशनल प्रिविलेज दिया गया था ना, उसको खत्म करने के लिए। तो इरेशनल प्रिविलेज क्या था कि पहले जो अमीर लोग हैं ना, उनको ही सिर्फ प्रिविलेज दिया जाता था, सिर्फ उनको ही प्रिविलेज दिया जाता था। इलिट क्लास को, रिच पीपल, उन्हीं को प्रिविलेज दिया गया था। और फ्रांस रिवोल्यूशन उसको खत्म करने के लिए आया था कि जो जो प्रिविलेज दिया जा रहा है अमीर लोगों को, उसको खत्म करना है ना। तुमको यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है, जो डी डी राइफल का बुक है द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी 1970, ये याद करना।